ने लंबे समय तक पॉलिटिकल फील्ड रिपोर्टिंग की। देश के पहले ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने स्विट्जरलैंड जाकर सबसे पहले बलूचिस्तान के नेता बरहमदाग बुक्ती का इंटरव्यू किया। अनुराग, प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। अनुराग, अशोक ने देश के 3 प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका के दौरों की रिपोर्टिंग की है। अमेरिका के अलावा रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और पोर्ट ऑफ स्पेन में भी रिपोर्टिंग की। फरवरी 2019 में अशोक श्रीवास्तव जी की पहली पुस्तक नरेंद्र मोदी सेंसर्ड प्रकाशित हुई, जिसका लोकार्पण राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश और इंदिरा गांधी राष्ट्रकला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी के हाथों हुआ। नरेंद्र मोदी सेंसर्ड भारत में तो बेहद लोकप्रिय हुई है, न्यूयॉर्क अमेरिका में भी इसका लोकार्पण हुआ और रूस की मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के हिंदी विभाग में भी लेखक को पुस्तक पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की बेहद नकारात्मक रिपोर्टिंग से निराश होकर अशोक जी ने 2017 में थिंक टैंक काउंसिल फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च की स्थापना की। CMPPR के तहत कश्मीर और आतंकवाद पर मीडिया की भूमिका और जन जागरण के मकसद से कुछ कार्यक्रम का आयोजन भी किया। अशोक श्रीवास्तव मीडिया एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में नियमित रूप से मीडिया वर्कशॉप की, साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और असम यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन विभाग की सिलेबस कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सर, और अगला सत्र शुरू होते ही हम आपको अपने भी वर्कशॉप के लिए जरूर बुलाएंगे। आपका स्वागत है सर। आप कुछ बोलेंगे? प्रोफेसर दुबे, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो मैं आमंत्रित बिल्कुल आपका स्वागत है अशोक जी का। कार्यक्रम कराइए, क्योंकि उनका समय बीच में कब वो छोड़ के चले जाएंगे कुछ भरोसा नहीं है। जितना जल्दी हाँ सर, बोले सर। अब आप सब छात्रों और हमारी फैकल्टी है सबसे मुखातिब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनस्वी जी, और प्रोफेसर दुबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। और जो तमाम फैकल्टी और जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। मैडम ने, मनस्वी जी ने मेरा काफी लंबा इंट्रो पढ़ दिया। हालांकि मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि अपने बारे में इतनी देर तक सुनना बड़ा थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उन्होंने क्या सोच के किया मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं का मैं पूरा सम्मान करता हूं। आपने ये जो सुनना होगा, ये पूरा मेरा इंट्रोडक्शन, इसमें अब मुझे इंट्रोडक्शन सुनते हुए एक चीज ध्यान आई कि अब मुझे उसमें, क्योंकि आज का हमारा विषय भी विकास पत्रकारिता है, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म है, तो मुझे इसमें ये समझ में आया कि जम्मू कश्मीर को लेकर के मेरे जो पूरे मेरे करियर में जितना काम किया है, उसमें मुझे उसमें अब जोड़ने की जरूरत है। अपने इंट्रोडक्शन में, अपने बायो में ये जोड़ने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में मैंने विकासात्मक, जो विकास पत्रकारिता है, डेवलपमेंटल पत्रकारिता है, वो भी करी है। मैं इसको जल्दी जोड़ूंगा। इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि जब प्रोफेसर दुबे ने मुझसे संपर्क किया, उस समय मैं संयोग से, उस समय मैं कश्मीर में ही था, श्रीनगर में ही था। और श्रीनगर में इस बार जब मैं गया, क्योंकि मैं अक्सर कश्मीर, जैसे मेरे उसमें भी बायोडेटा में भी जिक्र है और मेरे उसमें जिक्र है कि मैं कश्मीर अक्सर जाता हूं और बहुत समय से वहां रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और वहां पर मैंने एनकाउंटर और जो टेररिस्ट जो गतिविधियां चलती हैं, बाकी सब चीजें हैं, अलगाववादी जो चीजें हैं, उनको तो मैंने कराई। लेकिन साथ साथ मैंने अब जो इस साल अभी जो मैंने किया करीब 15 दिन पहले, वो मैंने पूरी तरह से जो वहां पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसके ऊपर मैंने पूरा फोकस किया। और मुझे एक नए तरीके का अनुभव भी हुआ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। मैं ये मानता हूं, देखिए मैं इससे पहले कि मैं कश्मीर पर या डेवलपमेंटल जर्नलिज्म पर मैं बात करूं, उससे पहले मैं आपको ये आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में एक बहुत दुखद घटना हुई। राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, और उनका देहांत हो गया। और राजीव जी को मैं तब से जानता हूं जब वो इतने फेमस भी नहीं थे और इस तरह के टेलीविजन डिबेट्स में नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। मैं उनको तब से जानता हूं, मेरे कार्यक्रमों में, मेरी डिबेट में वो बहुत पहले से वो मेरे कार्यक्रमों में आते रहे हैं।
जो राजीव जी की जो उनका जो निधन हुआ, उसके बाद, क्योंकि उनका निधन जो है ठीक एक टेलीविजन डिबेट के बाद हुआ, तो आज क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें इसके लिए जो है संबित पात्रा दोषी हैं जिन्होंने इस तरह की बात करी। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित सरदाना जो है उनको गिरफ्तार करो, उनके प्रोग्राम में ऐसा हुआ। कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई क्योंकि डिबेट में इस तरह की चीज हो गई थी और उनको ये कहा गया था, वो कहा गया था। मैं इससे जोड़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा इस घटना से, क्योंकि ये प्रेजेंट घटना है। और इस प्रेजेंट घटना को लेकर के देश में एक बार फिर से जो टेलीविजन में इस वक्त जो हो रहा है, टेलीविजन जर्नलिज्म के नाम पर जो हो रहा है, टेलीविजन में जो डिबेट्स हो रही है, उस पर एक बार फिर से जो है बहस छिड़ गई है। मैंने आपको बताया कि राजीव जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हर साल आम की दावत देते थे, और जब भी आम का सीजन होता था, पिछले 2 साल से आम की दावत नहीं दे पाए थे, उनकी कुछ व्यस्तता थी। लेकिन इस साल उन्होंने कहा था मैं आम की दावत जरूर करूंगा, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया और अचानक ये खबर आ गई, तो अब उनकी आम की दावतों में तो कभी जाने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राजीव जी को जितना मैं जानता हूँ, वो इतने कमजोर दिल नहीं थे, इतने इतने वो कच्चे वो नहीं थे, नेता नहीं थे, और ऐसे भी व्यक्ति नहीं थे कि उनको डिबेट में कोई कुछ कह दे और उसके कारण जो है वो परेशान हो गए, उसके कारण जो है उनको ऐसा हुआ। ये तो कतई मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर जोड़ना चाहता हूं कि आजकल इन दिनों जो टेलीविजन पे जो कुछ हो रहा है, टेलीविजन पे जिस तरह की डिबेट हो रही है, टेलीविजन पर प्रवक्ता, और सिर्फ एक पार्टी नहीं, हर पार्टी के प्रवक्ता और टेलीविजन एंकर भी जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के शब्दों का एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, मेरा मानना है कि ये नितांत गैर आवश्यक है और ये सही नहीं है। क्योंकि इसमें ये टेलीविजन नहीं है, टेलीविजन नहीं है, ये बिल्कुल टेलीविजन नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जो चीजें टेलीविजन के लिए नहीं होती थी, आज वो भी हो रही है। यानी हम टेलीविजन में ऐसे ऐसे शब्द सुन रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सुन रही हैं। लोग कोई 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 व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है, मतलब भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। आप जो विषय है, विषय से हटकर पर्सनल अटैक एक दूसरे पर कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसको 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 मुझे नहीं पता ये कैसे रुकेगा, लेकिन इसको लेकर के कुछ होना चाहिए, मेरा ये बिल्कुल मानना है। मैं स्वयं भी जो है दो टूक, मेरे नाम का एक प्रोग्राम है, मैं डीडी न्यूज पर वो डिबेट में करता रहा हूं, और पिछले 5 साल से लगातार ये मेरा कार्यक्रम दो टूक चल रहा है, और डीडी न्यूज का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। मैं खुद इस तरह की डिबेट करता रहा हूं। लेकिन और ऐसा नहीं है कि मेरी डिबेट, राजीव जी भी मेरी डिबेट में कई बार आते थे, और कई बार ऐसा हुआ राजीव जी मेरी डिबेट में बहुत गुस्सा भी हो गए। बाद में वो निकले बाहर, उसके बाद कहने लगे यार अशोक मुझे आज पता नहीं क्या हो गया था, आज मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखिएगा। और मेरी डिबेट में भी कई बार कई चीजें हुई। मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मुझे एक प्रवक्ता ने बाकायदा धमकी दे दी कि अभी चुनाव नतीजा आने दीजिए, उसके बाद हम आपको देख लेंगे। एक दो बार प्रवक्ता मेरे कार्यक्रमों को छोड़कर चले गए, उन्होंने मुझ पर कुछ निजी आरोप लगाए और उसके बाद कार्यक्रम छोड़कर चले गए और कहा कि इस तरह की चीजें, कई सारी चीजें। लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास करता रहा कि मैं कि भाई विषय से हटकर मेरा डिबेट ना जाने पाए। और दूसरी बात, मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि जो गेस्ट हैं मेरे कार्यक्रम में, जो गेस्ट हैं उनका मैं पूरा सम्मान करूं, क्योंकि मैंने उन गेस्ट को बुलाया है। मुझे ये भी याद है कि एक बार कई जगह पर ऐसा भी हुआ, मैंने ये देखा कि कई बार आजकल एंकर लोग गेस्ट को बोल देते हैं कि आप मेरे कार्यक्रम से निकल जाइए। अरे भाई, आपका कार्यक्रम हुआ है, लेकिन आपने उस व्यक्ति को बुलाया है, अगर वो अपशब्द कह रहा है तो ठीक है, आप उसको निकाल दीजिए। अन्यथा आप किसी बात पर किसी गेस्ट को निकाल दें, किसी को कुछ कहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा गलत है। तो ये डिबेट का जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है, इसको हमें एक बार फिर से रीलुक करने की जरूरत है कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका नहीं है। ये इससे हम लोग जो है टेलीविजन पत्रकारिता को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और देश की राजनीति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे जो है मनमुटाव जो है बहुत बढ़ता है। क्योंकि आप कुछ कह दें और उसके बाद कोई दूसरा कुछ कह दे, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है, इस तरह की भाषा। और मैंने ये भी देखा, देखिए जिस वक्त अयोध्या में 5 तारीख को जब शिलान्यास हुआ और जब भूमि पूजन हुआ 5 तारीख को, और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे इस देश के जो लोग हैं, या इस देश के जो मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम पक्ष भी हैं और जो मुस्लिम नेता भी हैं,
उन्होंने इस तरह की कोई बहुत भड़काऊ बयान, शायद गिने चुने एक दो सिरफिरे लोग होंगे जिन्होंने बड़े भड़काऊ बयान दिए, लेकिन दिक्कत यह है कि इस मामले को भड़का दिया किसने, कि टेलीविजन चैनलों पर लोगों ने अनजान से नेताओं को बुला करके इसके खिलाफ एक डिबेट करके माहौल बनाना शुरू किया। मतलब जो डिबेट बाहर नहीं हो रही थी, जो लोग बाहर नहीं इस तरह का कर रहे थे, वो हमने देखा टेलीविजन चैनलों में होने लगा। और अननेसेसरी लोगों ने इस मुद्दे पर भी हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आमने सामने खड़ा कर दिया, जो मुझे लगता है कि बहुत खराब बात है। जो चीज सड़क पे नहीं हो रही थी आपने टेलीविजन चैनलों में कर दी, और टेलीविजन चैनलों से वो चीज सड़क पर और सोशल मीडिया पर आ गई। ये बिल्कुल गलत है। ये टेलीविजन का काम नहीं है, ना टेलीविजन को इस तरह की चीजें करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लोग कहते हैं कि भाई इन प्रोग्राम्स की टीआरपी बहुत है। अब सवाल ये कि इन प्रोग्राम की टीआरपी बहुत है तो आप लोग कहते हैं कि भाई जनता देखना चाहती है। अक्सर जब भी कोई बात होती है टेलीविजन के कंटेंट पर, अखबारों की, मीडिया के कंटेंट पर, जो मैगजीन्स है उनके कंटेंट पर, जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई डिबेट होती है, चर्चा होती है, लोग कहते हैं भाई लोग ये पढ़ना चाहते हैं, लोग ये करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, लोग ये करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप हिंदुस्तान में जिस तरह से हिंदुस्तान में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, जिस तरह से लोग अभी अनअवेयर लोग हैं, दूर दराज के लोगों में, इलाकों में लोग रहते हैं वहां पर, और इतनी बड़ी आबादी में 130 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, ऐसे लोग भी टिकटॉक के स्टार बन गए जिनकी जिनकी अपनी मतलब कोई ना उनमें कोई योग्यता थी, ना उनमें कुछ था, लेकिन पता चला कि उनको 1 करोड़ लोग फॉलो कर रहे थे और वो टिकटॉक स्टार बन गए। तो 1 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप वही चीज कंटेंट परोसने लगे। तो ये मीडिया का काम नहीं है, क्योंकि मीडिया की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन इसमें क्या मीडिया क्या कहता है कि मीडिया कहता है कि ये लोग पसंद करते हैं, इसमें टीआरपी मिलती है, लोग देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि आजकल जो टेलीविजन पे जो कुछ हो रहा है, पत्रकारिता में जो कुछ हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीआरपी है उससे सारा कंटेंट डिस्क्राइब हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप ये सोचिए कि इस वक्त अगर मैं आपको ये बताऊं कि टेलीविजन पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो टेलीविजन चैनलों पर दोपहर में, यानी कि 2 से 3 बजे के बीच में जो इस तरह के प्रोग्राम आते हैं, सास बहू और साजिश और सास बहू और बेटियां, इस तरह के अलग अलग नाम से जो प्रोग्राम आते हैं अलग अलग चैनलों पर, वो सबसे ज्यादा उनकी टीआरपी होती है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि फलाना टेलीविजन, उसमें ये होता है कि फलाना टीवी के सीरियल में ये हो रहा है, फलाना टीवी की जो बहू है वो ये साजिश कर रही है, फलाना टीवी की बहू जो है वो अपने घर में खाना कैसे बनाती है, ये सब चीजें। क्या ये न्यूज का कंटेंट है? कतई ये न्यूज का कंटेंट नहीं है। ना ही न्यूज चैनलों को जो लाइसेंस मिला है वो ये कहता है कि आप ये सब चीजें दिखाइए। लेकिन आजकल न्यूज चैनल में कंटेंट के नाम पे कुछ भी परोसा जा रहा है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बड़ी से बड़ी खबर, आप तमाम 2 से 3 बजे का चैनल देखने शुरू कीजिए, जो ये प्रोग्राम आते हैं, बड़ी से बड़ी खबर जब आती है तो अक्सर ऐसा होता है कि टेलीविजन में कि प्रोग्राम जो है वो गिरा दिए जाते हैं। अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है और कोई बड़ी खबर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज आ गई, तो उस प्रोग्राम को, जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं, उनको हटा दिया जाता है और उनको हटा करके ब्रेकिंग न्यूज जो बड़ी खबर होती है उसको दिखाया जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो 2 से 3 में ये जो प्रोग्राम आते हैं, सास बहू और साजिश, सास बहू और बेटियां, ये प्रोग्राम बड़ी से बड़ी खबर आ जाए तो कभी गिराए नहीं जाते, क्योंकि इनकी टीआरपी बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा लोग इनको देखते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इस तरह की चीज हम, अब लोग जो देखना चाहते हैं तो लोग तो ठीक है, लोग, आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो पत्रिका है, अब पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम वो छपती है कि नहीं छपती, लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाली जो पत्रिका थी वो इंडिया टुडे या कोई ऐसी पत्रिका नहीं थी, वो मनोहर कहानियां नाम की पत्रिका, एक पत्रिका निकलती थी या निकलती है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। तो वो मनोहर कहानियां वो सबसे ज्यादा बिकने वाली पत्रिका हिंदुस्तान में रही। और उस पत्रिका में क्योंकि क्राइम से जुड़ी खबरें होती थी, और क्राइम को किस तरह से चाशनी में परोस करके, क्राइम, सेक्स, इस तरह की चीजें, और वो खूब बिकती थी पत्रिका। लेकिन क्या वो पत्रकारिता है? क्या हम ये कहेंगे कि इंडिया टुडे को मनोहर कहानियां बन जाना चाहिए, आउटलुक को मनोहर कहानियां बन जाना चाहिए? ऐसा नहीं है। तो पर टीवी चैनल आजकल क्या कर रहे हैं? टीवी चैनल आजकल एक तरह की मनोहर कहानियां टाइप की पत्रकारिता कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक चैनल पर जो चैनल आज के
करीब करीब 6 महीने पहले, थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो चैनल आज दूसरे नंबर का चैनल है, क्योंकि जब शुरू में वो जी हाँ, किसी ने ये मैसेज लिखकर भेजा कि सरस सलील सबसे ज्यादा बिकने वाली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मनोहर कहानियां के बाद सरस सलील आई थी, क्योंकि सरस सलील जो है वो बाद में सबसे ज्यादा बिकने वाली पत्रिका हुई। और जो ऑल टाइम अगर आप देखेंगे तो मनोहर कहानियां थी। सरस सलील जो थी उसमें अपराध भी नहीं होता था, उसमें सीधा सीधा सेक्स होता था सरस सलील में। और थोड़ी ही देर में सरस सलील, जी हाँ, मैं कुछ लोग नाम लिख रहे हैं, लेकिन मैं उस चैनल का नाम मैं किस चैनल का नाम लिए बिना बता दूं। तो उस चैनल ने कुछ दिन पहले ये खबर चलाई कि कि कोरोना से भी भयंकर कोरोना से भी भयंकर एक वायरस आ गया। और वो वायरस किस में आया है? वो वायरस टमाटर में है। जी हाँ, आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये खबर शाम को 7 बजे चलाई गई कि कोरोना से भी खतरनाक वायरस आ गया है, और वो टमाटर में है। और महाराष्ट्र के टमाटर जो हैं, वो टमाटर जो हैं काले पड़ रहे हैं, और उन टमाटरों में कुछ होता है, वायरस होता है। और समझिए कि अगर ये टमाटर आपके किचन में पहुंचेगा तो क्या होगा, इससे आपका मतलब तबाही हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और बाकायदा उसमें एक कृषि से जुड़े व्यक्ति से, कृषि विशेषज्ञ के नाम पर एक व्यक्ति का साउंड बाइट था, जो कह रहा था कि हाँ जी, ये बड़ा खतरनाक वायरस है टमाटर। अब आप सोचिए कि आप इस तरह की चीजें टेलीविजन पे दिखाकर आप क्या करना चाह रहे हैं? आप लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को दहशत में ले जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैं दो टूक नाम का प्रोग्राम करता था, अभी भी, अब नहीं करता, लेकिन शायद जल्द वो शुरू होगा। लेकिन उसको हमने सस्पेंड किया, उस कार्यक्रम को। जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, हमने उस कार्यक्रम को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। संभवतः वो अगले 1 महीने में हम उसको जल्द फिर से शुरू कर दें, क्योंकि मैंने कहा वो डीडी का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम था, और उसमें हम कोशिश करते थे, और सिंसियर कोशिश करते थे कि उसमें जो बहस है सार्थक हो, और उसमें निजी हमले ना हो, और भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। हम उसमें पूरी ये कोशिश करते थे। तो जैसे ही कोरोना शुरू हुआ तो हमने दो टूक को स्थगित कर दिया। एक तो कारण यह था कि अब लोग जो है स्टूडियो में आ नहीं सकते, गेस्ट को स्टूडियो में बुलाना हालांकि टेक्निक है, लेकिन मुझे लगता है कि गेस्ट स्टूडियो में रहते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। टेक्निक से बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहता कि आप दूर दूर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा कि वो क्यों, उसका भी कारण है एक, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरी वजह ये थी कि हमने जो दो टू को सस्पेंड किया, हमें लगा कि लोगों को अब थोड़ा सा कोरोना के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि ये कोरोना क्या है, और इसको लेकर, क्योंकि तमाम भ्रांतियां फैल रही थी। ये एक तरह की डेवलपमेंटल जर्नलिज्म ही है, मैं मानता हूँ, जो दूरदर्शन ने कोरोना के समय में किया। जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, हमने क्या किया, हमने एक डॉक्टर स्पीक करके प्रोग्राम शुरू किया, डेली 1 घंटे का, जिसमें हम कोरोना के बारे में बताते थे। और डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ हैं वो स्टूडियो में होते थे, या वो ऑनलाइन जुड़े होते थे, और उसमें लोगों के फोन कॉल लेने शुरू किए, क्योंकि कोरोना को लेकर इतनी भ्रांतियां थी। और ये भ्रांतियां कहीं और नहीं, मीडिया ने ही भ्रांतियां फैलाई थी। आप ये सोचिए कि आज भी हिंदुस्तान में कोरोना के जो मरीज हैं वो लाखों में हैं, कोई करोड़ों में नहीं गए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जैसी पत्रिका, या फिर एक और चैनल है एनडीटीवी, ने बाकायदा एक खबर चला दी। और वो खबर भी उन्होंने जो चलाई, वो खबर ये थी कि मार्च के अंत तक भारत में कोरोना के, एक खबर में आया कि भारत में कोरोना के 5 करोड़ मरीज होंगे, और एक खबर में दिया गया कि मार्च के अंत तक भारत में कोरोना के 25 करोड़ मरीज होंगे। आप सोचिए कि इसको लेकर, जिस तरह से कोरोना को लेकर एक खबरें दी गई, क्या इससे समाज में, देश में दहशत नहीं फैलेगी? 25 करोड़ का मतलब है कि हर घर में एक कोरोना का मरीज, हर घर में एक कोरोना का मरीज। और उस वक्त, आज तो कोरोना को लेकर लोगों की थोड़ी डर, दहशत कम हो गई है, लेकिन उस वक्त जब कोरोना को लेकर, मार्च अप्रैल को याद कीजिए, जब कोरोना को लेकर लोगों में इतना डर था कि लोगों को लगता था कि अगर कोरोना हो गया तो बचना मुश्किल है, और मुझे हॉस्पिटल जाए बिना कोई गुजारा नहीं है। उस वक्त अगर मीडिया इस तरह की खबरें दे रहा था, तो ये एक कितना लोगों के मन पर बुरा प्रभाव डालने की कोशिश थी। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि मीडिया के कंटेंट को लेकर अब सीरियस चर्चा, सीरियस डिबेट होनी चाहिए, और मीडिया के कंटेंट में सुधार आना चाहिए। और कुछ होना हो, मेरा ये मानना है कि मीडिया तमाम, मैं बल्कि सरकार को भी ये लिखित में भी मैं सरकार के पास ये अपना सुझाव लेकर जाने वाला हूं, क्योंकि ये सुझाव मेरे मन में अभी 2 महीने पहले ये सुझाव बहुत तेजी से डेवलप हुआ कि तमाम चैनल्स पर कम से कम आधा घंटा, आपको 24 घंटे का चैनल मिला है,
मुझे लगता है कि चैनल्स के लिए एक ये मर्यादा होनी चाहिए, ये एक तय होना चाहिए कि कम से कम आधा घंटा आप जो विकास से जुड़ी, डेवलपमेंट से जुड़ी पॉजिटिव चीजें हैं, आप वो दिखाएंगे। भले ही आप पूरे दिन में जो है कुछ मर्जी दिखाते रहिए, वो आप दिखाते ही हैं, अभी आप दिखाते ही हैं, सब कुछ दुनिया भर की चीजें दिखाते हैं, लेकिन एक घंटा कम से कम, आधा घंटा कम से कम, एक चंक आप डेवलपमेंट से जुड़ी खबरें दिखाइए, गुड न्यूज दिखाइए, पॉजिटिव न्यूज दिखाइए। क्योंकि इन न्यूज को कारण, इस इन खबरों के कारण इनका मन पर भी असर पड़ता है। जिस वक्त कोरोना चल रहा था उस वक्त हमने ये देखा था कि बाकायदा जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ ने एक सलाह, एक एडवाइजरी जारी की थी। और डब्ल्यूएचओ ने ये एडवाइजरी जारी करने के बाद उसमें एडवाइजरी में ये कहा था कि पूरे दिन कोरोना से जुड़ी खबरें मत देखिए, क्योंकि अगर आप पूरे दिन कोरोना से जुड़ी खबरें देखेंगे तो आप जो है वो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप दिन में 2 या 3 खबरें देख लीजिए कोरोना से जुड़ी, आधा एक घंटा देख लीजिए और ऑथेंटिक चीजें देखिए। डब्ल्यूएचओ ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करी, क्योंकि टीवी पे जिस तरह की खबरें आ रही थी उसके कारण लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, लोग डर रहे थे। तो ये एडवाइजरी, लेकिन इस एडवाइजरी को कितना माना गया वो छोड़ दीजिए, वो नहीं माना गया। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि आप ये मानिए कि लोगों को डेवलपमेंट से जुड़ी खबरें ये बताना आज बहुत जरूरी है कि देश में क्या कुछ हो रहा है। मैं आपको अब दोबारा मैं कश्मीर पर लौटता हूँ। जैसे मैं बता रहा था कि जब प्रोफेसर दुबे ने मुझे संपर्क किया तो उस वक्त मैं कश्मीर में ही था और कश्मीर में से मैं कुछ स्टोरीज कर रहा था। और जो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि टेलीविजन चैनल कहते हैं सब कुछ टीआरपी पे चलता है, तो मैं अभी आपसे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा देख रहा था, क्योंकि मैंने इस बीच कश्मीर में जब गया था पिछले 10 दिन से मैं जब कश्मीर में था, तो मैंने वहां उत्तर से दक्षिण कश्मीर तक का गांव गांव, दूर दूर के गांव में, पुलवामा में, उड़ी में, शोपियां में और जो है बारामूला में, ऐसी जगह पर मैं दूर दूर के इलाकों में गया और दूर दूर के गांवों में गया। और गांवों में क्योंकि मैं गया और वहां मैंने देखा जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो फोकस है वो इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर में पिछले साल 370 हटने के बाद अभी सरकार का एक बड़ा फोकस है कि वहां जो विकास के काम नहीं होने चाहिए। मैं एक बार फिर थोड़ा सा पीछे लौटता हूँ, आपको जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी तस्वीर आपको बताता हूँ कि वहां पर, क्योंकि आज का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आज से पहले क्या हो रहा था। और ये देश भर में बहुत जगह स्थिति हो सकती है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में जाता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जम्मू कश्मीर का उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा आपको पूरे देश में कई जगह मिल सकता है। तो ये एक मॉडल हो सकता है जो जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। हमको ये पता है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार एक बहुत भारी फंड देती रही है डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन 370 जब तक हटा नहीं था तब तक वहां जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग है, कैग का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। तो वहां जो पैसा जाता है वो किस मद में खर्च हो रहा है, कितना पैसा वास्तव में जमीन पर उतरा, उसको कोई जांच करने वाला नहीं था। और होता क्या था कि वहां पर कितना पैसा दरअसल खर्च हो रहा है, कितना लोगों की जेब में जा रहा है, कितना पैसा गबन किया जा रहा है, ये भारी पैमाने पर हो रहा था। मैं आपको बताऊं, आज के करीब करीब 10 साल पहले मैं कश्मीर में एक चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए गया था। तो मैं उस वक्त दक्षिण कश्मीर के एक गांव के पास था। तो उस गांव में मैंने देखा, जब मैं सड़क पे खड़ा था, मेरा कैमरामैन एक शॉप से कुछ खरीदने चला गया, तो मैं सड़क पे खड़ा था, तो शाम का वक्त था। मैंने सड़क पर देखा कि लाइन में मैंने देखा कि कश्मीरी जो महिलाएं हैं वो मटके लेकर के वो लाइन में जा रही हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा ये पानी भरने के लिए जा रही होंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो सड़क से उसके बाद वो नीचे उतर के कहीं जा रही थी और वहीं से फिर पानी भर भर के ला रही थी। तो मैंने एक महिला से पूछा, मैंने कहा कि क्या पानी? तो बोली जी पानी तो यहाँ आता नहीं है, तो हमें पानी लेने जाना पड़ता है। तो मुझे लगा ठीक है। तो मैंने देखा, मेरी जो एक पत्रकार के तौर पर जो है एक उत्सुकता होती है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा, सड़क से नीचे की तरफ मैंने देखा। सड़क से नीचे जो है झेलम नदी बह रही थी, और झेलम के पास जो नदी बह रही थी, वहां जहां से महिलाएं पानी भर रही थी, मैंने वहां देखा कि वहां पर बहुत गंदगी थी। उस झेलम, वहां पर जहां से पानी भर रही थी, वहां पर एक कुत्ता भी था, मतलब कई कुत्ते भी थे वहां पर,
और उसके अलावा गाय भैंस वहां पर थी, और पानी बहुत गंदा था, पानी बिल्कुल मटमैला, और उसमें क्या क्या नहीं था। वहां से लोग पानी भर रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद ये पानी भर के जाते होंगे नहाने के लिए या घर में वैसे। तो मैंने एक महिला से पूछ लिया ऐसे ही, मैंने कहा ये पानी का आप क्या करती हैं? तो उसने बोला कि जी तो पीने के लिए ले जाना है। तो आप ये सोचिए कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा ये पानी आप पीते हैं? तो उसने बोला जी हमारे तो पानी आता नहीं, तो हमें तो यही पानी पीना होता है। तो मुझे इतना बड़ा झटका लगा, सदमा लगा। मतलब आप सोचिए, कश्मीर जिसे कुदरत ने इतनी पानी दिया है, कश्मीर जिसे, जहां इतने नदी, इतने झरने हैं, जहां प्रकृति ने भरपूर जो है अपना आशीर्वाद दिया है, वहां पर लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा। अब ऐसे लोग जो हैं, वो सरकार को या फिर जो भी उनके उनके जो खैरखा हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी जो किस्मत लिखने वाले हैं, उनके जो गांव की योजना बनाने वाले हैं, उनके उनके इलाकों की योजना बनाने वाले हैं, वो उनको क्यों नहीं गाली देंगे? तो मैं वो देखकर हैरान रह गया। तो मैंने तुरंत जो है, मैंने वो स्टोरी करी। और वो स्टोरी करने के बाद मैंने अंत में जो है, मैंने, मुझे आज भी याद है, मैंने उसके अंत में पीस टू थी, मैंने, जो पीटीसी बोलते हैं, जो रिपोर्टर जो लास्ट में स्टोरी का समाप्त करता है, मैंने उसमें यही कहा कि सबको शायद कनेक्शन टूट गया आपका। कैन यू हियर हिम? No, ma'am. No, ma'am, we cannot. अशोक जी, कनेक्शन टूट गया शायद आपका। His He must screen be is. trying. He must be trying. या Yes. या मुझे पता भी ना हो। हाँ सर, आपका कनेक्शन टूट गया है। हाँ, उनको नहीं पता था कि टूट गया, वो बोले जा रहे थे सर। यानी दोबारा करता हूँ। मैंने कॉल किया है उनको। मैंने कर दिया था सर, मैंने भी कर हो दिया गया। था। हाँ, हो वो गया। कहने लगे मैं दोबारा करता हूँ। सर आगे, सर आगे, आ मैम सर गए, हाँ आगे। आ गए। हाँ सर। हाँ मैं जुड़ गया हूँ। जी जी, मैं जो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मैं इसलिए मैंने आपको फोन किया। जी, मुझे सुन पा रहे हैं? वहाँ पानी की समस्या जी, जी। तक हम लोग पहुंचे थे कि पानी पीने का अच्छा इस्तेमाल कर जी रहे जी जी थे। वहां कश्मीर तक हम जी जी कनेक्टेड जी थे। जी। जी 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 जी, शुक्रिया। तो मैं यही बता रहा हूँ कि वहां पर लोगों को, तो वो स्टोरी उसके बाद जब मैंने बनाकर दी, और अगले दिन मुझे, जब मैं कश्मीर में था, क्योंकि कश्मीर में जो है बहुत सारे लोग जो हैं, मीडिया जिस तरह का रोल करता है और मीडिया जो करता है, उसको लेकर कश्मीर में बहुत नाराजगी रहती है, खास करके दिल्ली से आने वाले मीडिया से कश्मीर के लोग बहुत नाराज होते हैं। लेकिन जब वो मैंने स्टोरी करी, तो लोग अगले दिन मुझे, कश्मीर में जहां जहां लोग मुझे पहचान रहे थे, लोग आकर मेरे से गले मिलते थे। लोग कहते थे कि सर आपने हमारी जो जेन्युइन समस्या थी वो दिखाई। यहाँ तो मीडिया इन सब चीजों पर बात ही नहीं करता, दिखाता ही नहीं। वो तो अपना मीडिया जो है यहाँ का, वो अपने एजेंडे पर काम करता है, और ये सब जो जेन्युइन समस्याएं कश्मीर की, वो दिखाता ही नहीं। तो लोगों का मुझे, तो मुझे लगा कि इस तरह की जो स्टोरीज है, ये
लोगों का जो दर्द है, लोगों की जो पीड़ा है, वो दिखाना हमारी जिम्मेदारी है और हमें हमें ये काम करना चाहिए। उसके बाद मैंने इस तरह की कई स्टोरीज करी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कश्मीर था। और आज जब कश्मीर में गया तो मैं आपको यकीन, मैंने इस बार जो देखा, देश गांव गांव में जो है, कश्मीर के गांव गांव में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, डेवलपमेंट का ऐसा काम हो रहा है जो मैंने इतने साल में कश्मीर में कभी नहीं देखा। मैं आपको बताऊं कि तमाम देश के गांव में, देश के तमाम गांव में बिजली पहुंच गई है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कश्मीर का एक गांव था जहां 70 साल से आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। जब मैं वहां कश्मीर पहुंचा तो 10 दिन पहले मुझे पता चला कि 10 दिन पहले एक गांव है जो बिल्कुल शोपियां में, पुलवामा में जो है, बिल्कुल बॉर्डर पर एक गांव है, वहां पर दुनाडी उसका नाम था। उस दुनाडी गांव में पता चला कि वहां अब जाकर बिजली पहुंची है। तो मैं वहां पर उस गांव में गया, वो बिल्कुल आखिरी है, उसके बाद जो है आगे एलओसी है और पीओके का एरिया शुरू हो जाता है वहां पर। उसके बाद जंगल है, लोग वहां बहुत कम लोग हैं, उसके बाद आगे तो लोग रहते ही नहीं। तो वहां लोगों ने मैंने जब स्टोरी करी तो लोगों की जिंदगी, आप सोचिए कि वहां पर मैं एक ऐसी महिला से मिला, एक घर में गया, वहां मैं एक ऐसी महिला से मिला जो महिला उस दुनाडी गांव में शादी के बाद आई थी। शादी से पहले वो महिला जम्मू में थी, उसकी शादी हुई और शादी होकर वो कश्मीर में आई और उस दुनाडी गांव में उसकी शादी होती है, क्योंकि उसका जो उनके जो पति हैं वो दुनाडी गांव के थे। अब आप सोचिए कि वो महिला मुझे कह रही थी, वो मुझे बता रही थी कि मैं जब जम्मू में थी, अपने घर में थी जहां मेरा बचपन में जन्म हुआ, बोली मैंने बिजली तो देखी, मैंने अपने घर में टीवी देखा, फ्रिज देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जब यहाँ शादी के बाद आई तो मुझे यहाँ पर बल्ब तक नहीं था, यहाँ बिजली का बल्ब भी नहीं था। वो लकड़ी है, एक लकड़ी सी वो जलाते हैं, उस लकड़ी को वो जला करके, उससे तिल्ली उसको कहते हैं, उसको जला करके वो रात को रोशनी करते थे और उसमें रहते थे, उसमें और उनका जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे वो चार्ज, मोबाइल फोन आ गए क्योंकि, तो लोगों के लिए मोबाइल फोन जरूरी है, लोग मोबाइल फोन जो है चार्ज करने के लिए, जो उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहां वो जाते थे, वहां वो चार्ज करते थे। तो जैसे ही पता चला, ये खबर हुई कि वहां पर गांव में बिजली नहीं पहुंची है, पता नहीं कैसे वो गांव रह गया, तो तुरंत जो है बिजली विभाग ने उसको, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां पर पोल बिछा दिए, वहां पर ट्रांसफार्मर वगैरह, और एक हफ्ते के अंदर वहां पर बिजली पहुंचा दी। और मैं जब गया तो लोगों की जिंदगी, आप सोचिए कि बिजली, आज के दौर में बिजली ना होना कितनी बड़ी बात है। फिर आज ही शायद डीडी न्यूज पर एक स्टोरी है, शायद आज ही अगर आप देखेंगे तो आपको शायद किसी समय दिख जाएगी। और वो एक और गांव है, उसका नाम है शादाब करेवा करके एक गांव था। मैं उस गांव में गया, शादाब करेवा गांव में, उस गांव में, अब इसको भी हमने स्टोरी करा, ये भी मैंने स्टोरी करी। वो आज शादाब करेवा गांव में क्या था कि वहां पर 50 साल से, आप यकीन कीजिए, 50 साल मतलब 2 पीढ़ियां निकल गई, 50 साल से वहां पर सड़क नहीं थी। यानी 50 साल पहले वहां एक कच्ची सड़क बनी थी और ये कहा गया था कि जो कच्ची सड़क है इसको पक्का कर देंगे, लेकिन वो आज तक पक्की नहीं। तो उस कच्ची सड़क के कारण लोगों की, आप तकलीफ सोचिए, वो कच्ची सड़क जो थी, वो कच्ची सड़क, उसके बाद एक नाला है, यानी कि वो जो नदी है वो बहती, बड़ा सा नाला था, और नाले के दूसरी तरफ 3 स्कूल हैं, एक पंचायत घर है। तो जब बरसात का पानी नाले में भरता था तो जो स्कूल के टीचर हैं वहां पर नाले के ऊपर लोग फट्टे भी लगा देते थे, फट्टे, लकड़ी के फट्टे लगा देते थे, और स्कूल के टीचर हाथ पकड़ के बच्चों को स्कूल तक लेके जाते थे कि कहीं गिर ना जाए। एक दो बच्चे नीचे नाले में गिरे भी, तो इस तरह की चीजें वहां होती थी, सड़क नहीं हुई। तो उस गांव में सड़क जो है वो आज जाके सड़क बन रही है, जिसको लोग 50 साल से कह रहे थे कि सड़क को पक्का कर दो, तो सड़क जो है, वो सड़क और पुल वहां पर एक बन गया है। तो सड़क और पुल बनने से जो है अब लोग पंचायत घर तक, स्कूल तक बच्चे आराम से पहुंचेंगे। तो आप सोचिए 50 साल से सड़क नहीं बनी थी। वहां एक ग्रामीण ने मुझे बोला कि सर मैं तो ये देख रहा हूँ, मुझे तो आज तक ये नहीं पता था कि मीडिया को क्या होता है। तो बोले मैंने मीडिया को आज देखा और हमारे यहाँ पर पहली बार कोई पत्रकार आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और उसने कहा कि मुझे चलो ये भी पता चल गया मीडिया कैसे काम करता है, टेलीविजन वाले तो मुझे आज तक नहीं पता था। उस गांव में लोगों ने मुझे बताया कि जो उस गांव में लोग जो हैं, जो लोग रहते थे, वो गाड़ियां नहीं खरीदते थे, साइकिलें अपने पास रखते थे। वो मैं बोले अगर गाड़ी खरीदने तो आप गांव में तो रख नहीं सकते क्योंकि सड़क नहीं थी, तो वो कहीं और जाकर के अपनी अपनी साइकिलें, अपनी जो अपने स्कूटर हैं, 2 व्हीलर रखते थे। अब गांव के लोग कह रहे हैं कि अब तो सड़क बन गई है तो अब हम गाड़ियां खरीदेंगे। तो आज देखिए उनकी एस्पिरेशंस कैसे बढ़ गई कि अब सड़क बनी। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा, वो ऑन कैमरा, वो बाइट है मेरे पास, उसने मुझे बोला कि आज मुझे लग रहा है कि मैं भी इंसान हूं इस देश में, क्योंकि मेरे लिए कुछ हुआ। बोला कि मुझे तो लगता था कि मैं हड़प्पा
संस्कृति में रहता हूँ कि मतलब हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कुछ नहीं है, सड़क तक नहीं है, बोले कनेक्टिविटी का बेसिक साधन सड़क है, और वो हमारे पास नहीं थी। तो 50 साल में सड़क बनती है। उड़ी में मैं गया एक जगह जहाँ सड़क बन रही थी, और वहां पर मैंने रात को 7 बजे, शाम का 7 बजे का वक्त था, शाम 7 बजे मैं वहां पहुंचा हूं, और उस वक्त भी वहां पर सड़क बन रही थी शाम को 7 बजे। आप सोचिए, उड़ी में ऊपर पहाड़ियों पर, मतलब कितनी हाइट वहां होती है, वहां पर रात को 7 बजे सड़क बन रही थी। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आगे बारामूला में जो उनके चीफ इंजीनियर थे, वो चीफ इंजीनियर थे, तो मैं चीफ इंजीनियर के पास 8 बजे पहुंचा, और मैं उनसे बात करने के लिए पहुंचा। तो उन्होंने, जो चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे मोबाइल दिखाने लगे, उनके मोबाइल में फोटो थी, वहां से लोग उनको बता रहे थे क्या चल रहा है। तो उस वक्त 8 बज रहे थे, रात को 8 बजे, कश्मीर में, उड़ी में, एक पहाड़ी इलाके में दूर पर, वहां पे रोड रोलर चल रहे थे, वहां पे सड़क बन रही थी। क्या ये जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, क्या ये लोगों तक इसकी तस्वीर देश को नहीं जाननी चाहिए? बिल्कुल जाननी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये टीआरपी का मसला, मैं अभी यहाँ पर जुड़ने से पहले देख रहा था, मैंने एक और स्टोरी की थी, उसके बारे में बता दूं। वो जो वो थी, वो ऋष नगरी, एक पुल जगह है शोपिया में। वहां पर भी अगेन 50 साल से लोग एक पुल की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये पुल बनने से जो लोगों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए 30 किलोमीटर पार जाना पड़ता था घूमकर, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ी जो है नदी गुजरती है। अब उस नदी पे 50 साल बाद जो है पुल बना, जो जो 10 साल से बन रहा था पुल, यानी 10 साल पहले पुल बनना शुरू हुआ था, लेकिन बनता जा रहा था, बनता जा रहा था, लेकिन अब वो तैयार हो गया, पिछले 9 महीने में उसको खटाखट लग के पूरा कर दिया गया है। तो वो जो पुल बना, उस पुल के बाद अब लोग जो है ना, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो है, वो 10 मिनट में पहुंचते हैं, जो पहले उनको 20-30 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था, और उसके कारण उनका 1 से 1.5 घंटा लगता था। अब क्या लोगों की जिंदगी इससे नहीं बदल, लोगों का असर नहीं पड़ रहा? ये स्टोरी जो है, मैं अभी देख रहा था यूट्यूब पर, इस स्टोरी पर 1 हफ्ते पहले ये स्टोरी यूट्यूब पे लोड हुई है, और 1 हफ्ते में इस पर 2,25,000 हिट्स हैं। 2,25,000 हिट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि डेवलपमेंटल जर्नलिज्म है, उसका कोई मतलब नहीं है, लोग देखना नहीं चाहते, लोग इसलिए नहीं दिखाते, टेलीविजन चैनल वाले जो ये कहते हैं कि ऐसी स्टोरी बिकती नहीं है, ऐसी स्टोरी लोग देखना नहीं चाहते। अगर 1 हफ्ते में यूट्यूब पर उसको 2,25,000 लोग देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि उस स्टोरी में कुछ है, लोग ये देखना चाहते हैं। तो आप टीआरपी का नाम लेकर के डेवलपमेंटल जर्नलिज्म या विकास से जुड़ी चीजें ना दिखाएं, ये गलत है। आज पर्यावरण का इतना बड़ा खतरा हमारे सामने है, क्या इसको लेकर जो चुनौतियां हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा विषय है, क्या लोगों को ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए कि विकास और जो है पर्यावरण है, इसके बीच कैसे सामंजस्य बिठाना चाहिए, कैसे कुछ डेवलपमेंट के नाम पर हम जो कर रहे हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जो अल्टीमेटली डेवलपमेंट को हर्ट करेगा। क्या ये विषय जनता के बीच नहीं जाने चाहिए? जाने चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि सभी टेलीविजन चैनल्स के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए। उनको जब लाइसेंस मिलता है, सरकार जब लाइसेंस देती है, तो उनके लिए एक अनिवार्य शर्त होनी चाहिए कि आपको आधे घंटे डेवलपमेंटल जर्नलिज्म करनी है। ये होता क्यों नहीं? ये होता इसलिए क्योंकि ये मुश्किल होता काम, और ये काम जो है ये दरअसल इसके ऊपर पैसे खर्च होते हैं। अब आपको श्रीनगर, दिल्ली से श्रीनगर आप जाइए, फ्लाइट से जाइए, बैठिए, और श्रीनगर में आप दिखाना शुरू कीजिए, पत्थरबाजी हो रही है श्रीनगर में, दिखाना शुरू कीजिए कि लोग जो है भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, आप ये दिखाना शुरू कीजिए, कोई तिरंगा जलाता है, कोई कुछ करता है। आपको कश्मीर के अंदर आप ये दिखाइए कि सेना की गाड़ियों पर, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव होता है। आपको श्रीनगर एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे वीडियोस, ऐसी फिल्में, और वीडियोस भी आपको जरूरी नहीं शूट करने पड़े, आप वहां के किसी लोकल सेपरेटिस्ट को पहुंच लीजिए, पकड़ लीजिए, वो आपको मोबाइल से ऐसे विजुअल ढेर सारे उपलब्ध करा देगा। तो बड़ा आसान है कि आप श्रीनगर में जाइए, इस तरह की स्टोरीज कर लीजिए, और उसके बाद दिखाइए कि कश्मीर में देखिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, कश्मीर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन जब डेवलपमेंटल जर्नलिज्म आप करेंगे, तो आपको कश्मीर से 4 घंटे 5 घंटे का रास्ता तय करके आपको किसी दूर दराज के इलाके में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, उसकी जिंदगी को देखना पड़ेगा। उसमें क्या होता है? उसमें टाइम लगता है, उसमें पैसा लगता है, उसमें खतरे हैं कई तरह के। तो वो इसलिए जो है आसान काम, ये मुश्किल काम है, इसलिए लोग करना नहीं चाहते। लेकिन कश्मीर के अलावा भी बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टोरी देश भर में है, तो कम से कम उनको ही लोग करें, कश्मीर को ना करें। तो ये मेरा, इसलिए मैं बहुत बहुत
शिद्दत से मानता हूं कि जो ये अब वक्त आ गया है कि सरकार जो टेलीविजन चैनल्स के लाइसेंस दे, उसमें एक शर्त ये भी रहे कि आपको आधे घंटे डेवलपमेंटल जर्नलिज्म दिखाना है। नहीं तो ये पत्रकारिता धीरे धीरे जो टेलीविजन चैनलों पर जो कुछ हो रहा है, वो पत्रकारिता मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये इसको बचाना है, हमें टेलीविजन को बचाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम डेवलपमेंटल जर्नलिज्म पर अब काम करना शुरू करें और ये अनिवार्य कर दें। और धीरे धीरे अगर आप दिखाना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे, लोग इसको पसंद भी करेंगे। और मुझे लगता है इससे रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है अगर आप ऐसा काम करेंगे। तो कुल मिलाकर मुझे जो आज जो कहना है, मेरा ये ओपनिंग जो रिमार्क है, मैं चाहता हूं कि इसको एक तरफा हम लोग ना बना के रखें। और दुबे सर, आप इजाजत देंगे तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, लोगों के सवाल भी हों, और लोगों के सवालों के भी जो जवाब हैं वो भी मैं चाहता हूँ, लोगों के मन में जो शंकाएं और सवाल हों उनका भी अगर मैं जवाब दे पाऊंगा तो मैं इसलिए जो है अपनी बात को फिलहाल यहाँ पर विराम देता हूँ। अब आगे जैसा आप निर्देश दें, जो सवाल हो उनके जवाब देने के लिए मैं तैयार। धन्यवाद अशोक सर। जो मैंने आपका वो पूरा पढ़ा वो इसी मकसद से पढ़ा था कि हमारे छात्र जो यहाँ उपस्थित हैं उन्हें इससे प्रोत्साहन मिले। देखिए इतने प्रश्न छात्रों के आ गए हैं ऑलरेडी। सर एक एक करके पूछे इनसे जो बच्चों ने लिखा है। जी जरूर। हाँ देखिए अशोक जी हमेशा पकड़ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हर बच्चे का सवाल एक बार उठाएं आप। हाँ, मैंने क्लासिफाई कर लें कि अगर एक तरह के दो सवाल हैं, दो तरह के, तो दोनों के नाम लेकर के पढ़ दीजिए। ठीक है। सबसे पहले चिराग गोयल ने एक प्रश्न पूछा कि टीवी में जो हेट न्यूज की तरफ टीवी समाचार चैनल जा रहे हैं, इनसे कब निजात मिलेगी। वो सब कुछ यही दिखा। दूसरा उसने ये पूछा है कि हमेशा कश्मीर को सॉरी स्टेट में दिखाया जाता है और आप इतने सारे डेवलपमेंट की बात वहां पे कर रहे हैं, तो इसलिए, और अगर वहां पे सच में डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों में इतनी रिजेंटमेंट क्यों है, क्या ये लोकल लीडर्स की वजह से है। ये चिराग गोयल का पहला प्रश्न है। जी चिराग जी धन्यवाद। चिराग जी, एक तो आपने कहा निजात कब मिलेगी, तो ये तो मैं बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निजात मिलनी चाहिए। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, मतलब एक बार मेरे मन में ऐसी ख्याल आ रहा था कि आप देखिए पिछले कुछ समय से जब तक ये अयोध्या का मामला था या बाकी दूसरे मामले थे, तब तक टेलीविजन चैनलों का एक बड़ा प्रिय शगल क्या था कि आप एक टोपी वाले को, दाढ़ी वाले को एक तरफ बिठा देते, एक तरफ तिलक वाले को या भगवा कपड़े पहने बैठा देते, और दोनों के बीच एक तरह की जंग करवा देते थे। मतलब जो चीज मैं फिर कह रहा हूँ, सड़कों पर शायद इतनी नहीं हो रही होगी जितनी टेलीविजन चैनल, और ये नफरत फैलाने का काम करते थे। और इसके कारण इस देश में पिछले कुछ समय में टेलीविजन चैनल ने इतने पंडित, इतने मौलाना, नए नए पंडित, नए नए मौलाना पैदा कर दिए जितना हम जानते भी नहीं थे। नए नए मौलाना, नए पंडित आ गए हैं, वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनको टेलीविजन पर मिल जाता है, उनको टेलीविजन पे स्पेस मिल जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? तो ये इससे निजात मिलना जरूरी है, लेकिन मिलेगी कब, ये मेरा कहना मुश्किल है। देखिए मैं हमेशा एक बात मानता हूँ चिराग जी, और मुझे लगता है, देखिए टेलीविजन चैनलों की जो कह सकते हैं, जो उनकी जो नब्ज है ना, ये आप लोगों के हाथ में। आप लोग मतलब, जब मैं कहता हूँ आप लोग मतलब दर्शकों के हाथ में है। जो टेलीविजन चैनल है उनकी जो पूरी वो है, क्योंकि जो इन ऐसी चीजों को अगर टीआरपी मिलती है तो टेलीविजन में जो लोग बैठे हैं, जो क्योंकि आजकल मार्केटिंग सबसे बड़ी बात है, हर चैनल में जो मार्केटिंग हेड है वो डिसाइड करता है कंटेंट, अखबारों में भी यही होता है। अगर ऐसी चीजों को व्यूअर मिलेंगे तो लोग इनको दिखाते रहेंगे, इस पर विराम नहीं लगेगा। तो जरूरी है कि आप लोग ऐसी चीजों पर देखिए, सबसे बड़ी जो ताकत आपके हाथ में वो आपका रिमोट कंट्रोल है। रिमोट जो आपके पास टेलीविजन का रिमोट होता है वो आपकी ताकत है। आपके पास, आपके घर में 200 चैनल आ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ही वही चैनल जहां पर एक तिलकधारी, एक टोपीधारी जो आपस में लड़ रहे हैं, अगर आप वहीं पर देखेंगे तो उससे उस चैनल को टीआरपी मिलेगी, बिजनेस मिलेगा, लोकप्रियता मिलेगी, और वो चैनल वही दिखाएगा, कुछ और नहीं दिखाएगा। एक जमाना था जब क्राइम के शो इतने जबरदस्त हिट थे कि कई चैनल क्राइम का एक अलग से शो, क्राइम का एक अलग से चैनल शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्राइम शो से दर्शक शिफ्ट हुए, लोगों ने क्राइम शो देखने बंद कर दिए, और वो जो क्राइम चैनल लॉन्च होने वाले थे वो नहीं हो पाए, उससे हमें निजात मिल गई। अब क्राइम शो भी कम हो गए हैं, उनकी दर्शक संख्या कम हो गई है। तो रिमोट आपके हाथ में, तय आप करते हैं कि कंटेंट क्या, तो आप देखना बंद कर दीजिए, और धीरे धीरे दर्शकों की ताकत बढ़ेगी, तो ये सब हेट स्पीच बंद हो जाएंगी, ये जो नफरत फैलाने वाला कंटेंट है बंद हो जाएगा।
दूसरी बात आपने कश्मीर को लेकर जो कही, देखिए कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, एक बात है। और आपने कहा कि लोगों में एक तो ये सॉरी स्टेट के रूप में दिखाया जाता है कश्मीर को, ये थोड़ा सा मैंने कहा ना, जो नेशनल मीडिया जो यहाँ से जाता है और जो वहां का मीडिया, दोनों के अपने अपने सेट पैरामीटर हैं, दोनों के अपने सेट एजेंडा है, लोग उसी पर काम करते हैं। कश्मीर, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, पहली बात तो जम्मू कश्मीर स्टेट है, सिर्फ कश्मीर नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैं मानता हूँ कि मैं कश्मीर खित्ते की बात करता हूँ, कश्मीर रीजन की बात करता हूँ। तो कश्मीर भी जो है वो सिर्फ श्रीनगर नहीं है, कश्मीर उड़ी भी है, पुलवामा भी है, बारामूला भी है, कुपवाड़ा भी है। तो कश्मीर जो है, या बांडीपुरा भी कश्मीर है। कश्मीर बहुत बड़ा है, लेकिन होता क्या है, श्रीनगर और उसके 10 किलोमीटर के एरिया में जो कुछ होता है, लोग उसी को कश्मीर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, वही दिखाया जाता है। तो सॉरी स्टेट दिखाने वाले जो लोग हैं, वो आपको नैरेटिव सही नहीं मिलता है किसी भी चैनल पर, बड़ा मुश्किल होता है सही कश्मीर का नैरेटिव मिलना। दूसरी बात है लोगों के रिजेंटमेंट की आपने बात की, उसके पीछे एक तो ये है कि देखिए अब एक साल में, अभी तो एक साल भी नहीं हुआ काम जो जो चल रहा है, तो लोगों की जो धारणा है वो बदलते बदलते तो थोड़ा समय लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग भारत के लेकर के उनके मन में, आप उड़ी में चले जाइए, बारामूला में चले जाइए, या फिर आप अनंतनाग में चले जाइए, या कश्मीर श्रीनगर से बाहर आपको निकलेंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे। अभी तो जब 5 अगस्त हुई तो वहां पर बारामूला में एक लड़की ने घर से बाहर निकल के सड़क पर जो है तिरंगा फहराया, और खड़ी होकर उसने तिरंगा फहराया। लेकिन होता क्या है कि वहां पे बदमाश तत्व बहुत सारे हैं, और इतने समय से जो राजनेताओं ने जिन लोगों को पाला पोसा, ऐसी ताकतें बहुत हैं जिनको पैसा इसी बात पे मिलता है। आप एक पत्थर फेंकते हैं, उसका आपको पैसा मिलता है, आप अगर एक तिरंगा जलाएंगे तो उसका पैसा मिलेगा आपको, ये सारा पैसा आता था। तो ये जो फंडिंग होती थी, उसके कारण ये लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं। अब इनकी ताकत धीरे धीरे कम होगी। जब 5 अगस्त को 370 हटाई गई, जब मैं कश्मीर में गया तो उस वक्त लड़के बड़े मुझे नाराज दिखे, लोग कह रहे हटा दिया हटा दिया। मैंने कई युवाओं से बात करी, मैंने कहा बताइए कि आपको इससे नुकसान क्या होगा, तो बहुत पूछने के बाद भी वो बता नहीं पाए कि उनको नुकसान क्या होगा। मैंने कहा 370 के आपके लिए मायने क्या, तो उन्होंने बोला सर हमें नहीं पता। जब हम बात करते थे धीरे धीरे और डिटेल में मैं जाता था, पूछता था, सवाल पूछता था, उनके मन की थाह लेने की कोशिश करता था, तो अंत में वो कहते थे कि सर हमें नहीं पता कि 370 से हमें क्या फायदा था, क्या नुकसान था, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि 370 जरूरी है, इसीलिए हम भी कह रहे हैं। तो यानी उनकी अपनी कोई थॉट नहीं थी। तो ये थॉट को बदलने में, जहां पर जहर भरा गया इतने सालों से, उसको बदलने में भी समय लगेगा। सिर्फ डेवलपमेंट का काम आप 1 साल 2 साल 3 साल कर देंगे, उससे लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। अभी धीरे उसको बदलने में समय लगेगा। आपको कम से कम ये प्रक्रिया, जब नफरत ने अगर 20 साल 25 साल राज किया है, तो डेवलपमेंट और प्यार मोहब्बत को भी कम से कम 10 साल राज करने दीजिए। उसके बाद लोगों की विचारधारा आपको खुद बदलाव दिखेगा। जी शुक्रिया चिराग। अनुराग मिश्रा का ये प्रश्न है कि कश्मीर के बारे में हमने कभी भी ग्रास रूट प्रॉब्लम्स के बारे में सुना नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल स्टोरीज ही सुनी है, तो ज्यादातर, तो ऐसा क्यों? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ग्रास रूट प्रॉब्लम, मैंने यही तो आपसे कहा कि जब मैंने वो कश्मीर की स्टोरी करी पानी वाली, तो लोग इतने खुश हुए, तो लोग कश्मीरी लोगों ने कहा कि जी यहाँ का लोकल मीडिया भी ये नहीं दिखाता है। बोले कश्मीरी लोगों ने कहा कि यहाँ का लोकल मीडिया भी नहीं दिखाता, दिल्ली का मीडिया भी नहीं दिखाता है। जो उनकी जो रियल प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर उनकी जिंदगी को जो मुश्किल बनाने वाली चीजें हैं, आखिर वो उसको मीडिया में क्यों नहीं स्थान मिलना चाहिए? यही मैं कह रहा हूँ कि उनको स्थान मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि सेट माइंड, कश्मीर मतलब आतंकवाद, कश्मीर मतलब जिहाद, कश्मीर मतलब एंटी इंडिया, कश्मीर मतलब पत्थरबाजी, ये कश्मीर को एक बना दिया गया है कि कश्मीर में सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। या तो ये है, या फिर डल झील जो है, जहां शिकारे में बैठ के लोग जो है मस्ती करते हैं। दो ही चीजें, इसके अलावा कश्मीर की तस्वीर ही नहीं दिखती है। लोगों को पता ही नहीं कि सिर्फ डल झील नहीं है कश्मीर, कश्मीर में एक वुलर लेक भी है जो डल से भी बड़ी है, जिसको जिसको जो है लोगों ने धीरे धीरे खत्म कर दिया, जो वहां के पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। वहां जो पिछले समय जो कश्मीर में जो बाढ़ आई, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वुलर के ऊपर अवैध कब्जे हो गए, वुलर बिल्कुल खत्म हो गई। अब वुलर को रिवाइव करने की कोशिश एक बार फिर चल रही है, वुलर एक बार फिर से वो अपने पुराने रूप में उसको लेकर चल रही है। तो कश्मीर के कई रूप हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसको दिखाने में एक तो उनको एजेंडा, उनकी सेटिंग नहीं होती है, और दूसरी बात यह है कि उनको इसके लिए काम करना पड़ेगा, श्रीनगर से बाहर निकलना पड़ेगा।
तो वो मीडिया मेहनत नहीं करना चाहता, श्रीनगर से बाहर नहीं निकलना चाहता, और मीडिया में जो लोग हैं, जो चाहे संपादक हो चाहे टेलीविजन चैनल हो, उनके अपने एजेंडे हैं, वो अपना एजेंडा सेटिंग के काम में लगे हैं, इसलिए आपको ये एक तरफा तस्वीर दिखाते हैं। शुक्रिया। ये सर कुणाल का प्रश्न है कि आपने डेवलपमेंट की बातें हमें बताई, पर पिछले साल में कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, 48,000 करोड़ इकोनॉमिक लॉस, मेंटल हेल्थ बट सबकी, टूरिज्म लॉस, ये सब कुछ होता रहा है, प्रिवेंशन, डिटेंशन और इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो ये सब क्यों हुआ? जब अगर इतनी डेवलपमेंट की बातें आपने बताई तो ये सब का क्या उत्तर है? देखिए, ये जो हुआ उसके पीछे एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है, एक बार फिर आपको अपने अनुभव से कुछ समय पहले लिए चलता हूँ। जब कश्मीर में व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है, सिर्फ एसएमएस थी, तो वहां पर मतलब एसएमएस अक्सर जो है, एसएमएस जो सर्विस है उसको बंद करना पड़ता था। तो मैं एक बार एक जगह पर बैठा था और सडनली एक वहाँ के किसी अधिकारी के साथ बैठा था। तो उस अधिकारी ने मुझे बोला कि अरे अभी जो है फलाना जगह पर जो है वहां पर मुझे जाना है, तो आप मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिए कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ? तो बोले एक एसएमएस सर्कुलेट हुआ है, और उस एसएमएस में सर्कुलेट हुआ है कि फलाना जगह पर 2 लड़कों को आर्मी ने गोली मार दी। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ? बोला नहीं सर, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर होता ये है कि अफवाह इसी तरह से फैलती है। पहले क्या होता है कि लोग ग्रुप में इस तरह का एक एसएमएस सर्कुलेट करते हैं। होता क्या था, जो आप पत्थरबाजी की चीजें देखते थे ना, हर इलाके में वहां पर पत्थरबाजी जो होती है उनके 2-4-5 उनके मुख्य लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। उनके पास एक एसएमएस जाता है, वो उस एसएमएस को सर्कुलेट किया जाता है पूरी जगह पर। वो एसएमएस सर्कुलेट होता था, सर्कुल उसमें होता था कि फलाना जगह पर 2 लड़कों को गोली मार दी है, अब निकल के इतने बजे यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है। तो उतने बजे वहां पर जो है लड़के जमा हो जाते थे और वहां पर पथराव शुरू हो जाता था। ये वहां का, जबकि वो 2 लड़के कोई मारे भी नहीं गए थे, ऐसा भी नहीं था। और बाकी छोड़िए, अभी तो मैं नाम लेकर कहता हूँ, आज तक ने अभी थोड़े दिन पहले दिखाया, अभी मुश्किल से 1 महीना पहले, कि एक महिला जो है उसको आर्मी वालों ने गोली मार दी, उसकी डेथ हो गई। किसी महिला की डेथ नहीं हुई थी, वो गलत खबर साबित हुई। तो आप सोचिए, जब मीडिया इस तरह की खबरें देता है तो उनके हाथ में, जिनके हाथ में मोबाइल है, उनकी ताकत आप सोचिए। मैं जब आज के 2005 की मैं आपको एक घटना बताता हूँ, 2005 या 2005 या 7 की बात है। मैं डल के पास खड़ा था, डल झील के पास। एक लड़का मेरे पास, यंग लड़का मेरे पास आता है, वो मेरे से खड़े होकर मुझसे बात करने लगता है। उसके पास जो है ना, उसने देखा कि मेरे साथ मेरा कैमरा टीम है, तो उसको लग गया कि मैं मीडिया से हूँ। तो उसने बोला कि सर आप मीडिया से हैं? मैंने बोला हाँ। उस लड़के ने मुझे कहा कि सर सारी बातें करने के बाद तो मैंने उससे बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि सर मेरा जो घर है वो डाउनटाउन में है, लेकिन मैं यहीं पर डल के पास अपने दोस्त के पास रह रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त कश्मीर में, ये अमरनाथ लैंड रो के बाद की बात है, जब कश्मीर में बहुत परेशानी, उस समय बहुत सब कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा तुम तो, लड़के ने मुझे बताया कि सर मेरे माँ बाप ने मुझे कहा, क्योंकि उसने मुझे अपनी पैंट थोड़ी सी उठाई और उसकी जो पैंट के नीचे जो उसके पैर पे उसके इतना बड़ा जो है एक गड्ढा सा था। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने बताया कि मुझे टीयर गैस शेल लगा था यहाँ पर, उसका निशान है। तो मैंने कहा क्या करते हो? उसने बोला सर मैं पत्थर मारता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा। तो उसने बोला कि मैं डाउनटाउन में रहता हूँ और मैं पत्थरबाजी करता हूँ। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि तुम मर जाएगा, हमारा बेटा है, तू यहाँ से जम्मू चला जा और वहां कम से कम ठीक तो रहेगा, यहाँ रहेगा तो यही सब करेगा। माँ बाप का अपना प्यार है बच्चे के प्रति, वो चाहते हैं कि बच्चा जिंदा रहे। तो बोले कि मैं जम्मू तो गया नहीं, माँ बाप को बोल दिया जम्मू में, यहीं डल पर अपने दोस्त के घर में रह रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि आप मीडिया वाले हो सर, आपको कोई क्लिप चाहिए क्या? मैंने कहा क्लिप? कैसी क्लिप? उसने अपना मोबाइल खोला, उसके मोबाइल में कम से कम 400 से 500 वीडियो क्लिप्स थी, छोटी छोटी। उन क्लिप्स में क्या था, उनमें पथराव हो रहे थे, उनमें कोई लड़का या अगर कोई व्यक्ति मारा गया है, उसके घर में लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, कोई आतंकवादी मारा गया है, उसके लिए लोग नारे लगा रहे थे। तो इस तरह की भड़काऊ 200-250 उसके पास वीडियो क्लिप थी। उसने बोला कि सर आप दिल्ली में बैठिए, आपको जो वीडियो चाहिए मैं आपको दिल्ली तक पहुंचा दूंगा, मुझे कुछ पैसे दिला दिया करिए, क्योंकि यहाँ पे हम मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। ये उस लड़के ने मुझे कहा। और सारी बात होने के बाद उसने अंत में मुझसे ये कहा, जब मैं उससे विदा लेने लगा, उस लड़के ने मुझसे कहा, उस लड़के का नाम मुझे याद है, फारूक नाम था, और उस लड़के ने मुझे कहा कि सर अगर कोई नौकरी मेरे लायक हो दिल्ली में तो आप मुझे बताना, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। उस लड़के का दर्द था, वहां से निकलना चाहता था, क्योंकि वहां पर वो पत्थरबाज बनकर रह गया था। जो ह्यूमन राइट वायलेशन की आप बात कर रहे हैं ना,
देखिए ह्यूमन राइट वायोलेशन जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एरिया होते हैं, वहां पर ह्यूमन राइट वायोलेशन होता है। लेकिन ह्यूमन राइट वायोलेशन कोई एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। आपको सिर्फ मीडिया एक तरफ का ह्यूमन राइट वायोलेशन दिखाती है, आतंकवादी जो ह्यूमन राइट वायोलेशन करते हैं वो आपको नहीं बताया जाता, तो एक तरफा आपको ह्यूमन राइट वायोलेशन दिखाया जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि इस ह्यूमन राइट वायोलेशन, क्योंकि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, अगर आप मानिए कि वहां पर अगर पथराव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, एक तरफ लड़के हैं जो सामने जो पुलिस वाले उनकी जान लेने पर या आर्मी वालों की जान लेने पर तुले हैं, आर्मी वाले भी अपने बचाव में अगर फायरिंग कर रहे हैं, वो बुलेट वो चला रहे हैं, तो मौत तो होगी किसी ना किसी की, कोई ना कोई बच्चा मारा जाएगा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में। तो ऐसी चीजें होंगी। इसको सिर्फ ह्यूमन राइट कहना ये इतना आसान नहीं कि ह्यूमन राइट ही है, इसमें कई सारी चीजें हैं। देखिए आपको एक झूठ का मैं उदाहरण और बता दूं, मैं कैसे मीडिया झूठ तैयार करता है, खड़ा करता है। मेजर गोगोई का नाम आपको ध्यान होगा, मेजर गोगोई जिसने चुनाव के वक्त अपनी जीप पर एक कश्मीरी को बांधा था, और उसके बाद जो है वो उसके बाद पूरा मीडिया में ये हल्ला हो गया था, और ये मेजर गोगोई को कहा गया था कि उनको जो है सस्पेंड कर दीजिए, ह्यूमन राइट वायलेशन। पूरी दुनिया ने मामला उठाया। अब इसके दो पहलू हैं देखने के। उसने अपने उस व्यक्ति को, जिसने मेजर गोगोई ने, दरअसल उसके साथ पेट्रोलिंग पार्टी थी, पेट्रोलिंग उसके साथ मेजर गोगोई के जब जिस बूथ पर थे वहां पर चुनाव करवाने वाली पार्टी थी। उस चुनाव करवाने वाली पार्टी में भी कश्मीरी स्टूडेंट, उसमें कश्मीरी वो टीचर्स थे, कश्मीरी अधिकारी थे जो वहां पर चुनाव करवाने गए थे। और जब चुनाव करा रहे थे तो वहां पर लोगों ने, भीड़ ने घेर लिया था। अब मेजर गोगोई के सामने चुनौती ये थी कि जो पार्टी है उसको सुरक्षित वहां से निकाल के ले जाना है। अब उसने एक कश्मीरी पत्थरबाज को अपनी गाड़ी पर बांधा, और बांध करके जब वो गए, क्योंकि वो पत्थरबाजों का वो साथी था, उसके ऊपर कोई पथराव नहीं हुआ, और वो जो पूरी चुनाव करवाने वाली पार्टी थी, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उस पार्टी को मेजर गोगोई ने सुरक्षित उनके ठिकानों तक पहुंचा दिया। अब आप सोचिए कि अगर ये मेजर गोगोई ये ना करते तो वहां पर वो जो चुनाव करवाने गए उनके ऊपर पथराव होता, उनमें से शायद कोई मारा जाता, या बाहर जो लोग खड़े थे वो मारा जाता। अब मीडिया ने देखिए एक झूठ क्या बोला, मीडिया ने कहा कि वो दरअसल जो व्यक्ति जिसको गाड़ी पर बांधा वो तो एक वोटर था जी, वो वोट देने गया था, वो पत्थरबाज नहीं था। अब देखिए मैं इस झूठ का, मैंने यहाँ पर एक कश्मीर के ऊपर एक कार्यक्रम में जहां पर कश्मीर के पत्रकार थे, मैंने वहां पर चुनौती दी और मैंने उनसे कहा कि आप देखिए, आप उस लड़के के बाद, उस लड़के को लेकर के कई खबरें आई कि वो वोट देने गया था। पहली बात तो वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर वोट देने गया था, एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि अगर वो वोट देने गया था, अगले दिन से लोगों ने उस लड़के की रिपोर्ट देनी शुरू की और कहा कि उसको जीप पे बांधा था, उसको ये तकलीफ हो गई, वो तकलीफ हो गई, और उस लड़के की स्टोरी दिखानी शुरू की और कहा कि वो लड़का तो वोट देने गया था। तो उसकी स्टोरीज आ रही थी। उस स्टोरी में मैंने कश्मीरी पत्रकारों से कहा कि अगर वो वोट देने गया था, वोट देकर बाहर निकला था, तो उसकी उंगली पर स्याही का निशान होगा, जो आदमी वोट देकर निकल रहा है। किसी मीडिया ने भी उसकी उंगली पर स्याही का निशान नहीं दिखाया। और एक मीडिया ने कैसे मैनिपुलेट किया, एक मीडिया ने कहा उसके हाथ में चोट थी तो उसके हाथ में पट्टी बंधी है। तो ऐसे झूठ आपके सामने परोसा जाता है। वो लड़का वोटर नहीं था, ना वोट देने गया था, वो पत्थरबाज था। एक पत्थरबाज को अपनी गाड़ी के आगे बैठाकर उस पत्थरबाज को भी सुरक्षित ले जाना और साथ साथ 25-50 लोगों की जिंदगी और बचा लेना, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो मेरे हिसाब से ये ह्यूमन राइट का वायलेशन कतई नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ बचाने का ये एक तरीका है। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त मेजर गोगोई ने जो किया वो प्रशंसनीय कार्य है। तो इस तरह की स्टोरीज ह्यूमन राइट को लेकर आपके सामने परोसी जाती हैं, आधी सच्ची होती हैं, आधी कुक्ड अप होती हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, दोनों तरफ से होता है। कुछ कुछ होता है, कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, कुछ चीजें ढक जाती हैं, कुछ आपके सामने नहीं आती, कुछ बहुत बड़ा चढ़ा कर आती हैं। ये तब खत्म होगा जब वहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है शांत हो जाएगा। जी शुक्रिया। एक शुभम राजवंशी का प्रश्न है कि विकास और टीआरपी में सामंजस्य कैसे पैदा किया जाए, क्योंकि हमारा मीडिया इमोशनल, सबको इमोशनल, जनता को इमोशनली इतना जागृत कर देता है। और जैसे कि वो उसने उदाहरण दिया कि सुशांत और भारत चीन के मुद्दे को लेकर सारा मीडिया लगा, उस चक्कर में असम में जो बाढ़ आई उसकी कोई कवरेज ही नहीं की गई। तो ये सामंजस्य कैसे बनाया जाए? देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये सामंजस्य बनाने के लिए पहली बात तो ये है कि आप अपने रिमोट अपने हाथ में लीजिए
अपनी ताकत जो है उस ताकत को दिखाइए। तो पहला तो बड़ा जरूरी काम ये है कि जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अच्छी चीजों को देखने वाले लोग हैं और उसको देखा, उसको 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 लोग देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुशांत की जैसे स्टोरी आई उसके कारण असम में जो कुछ हो रहा है। अब होता क्या है, देखिए दिक्कत एक ये है कि हमारे यहाँ बाढ़ जो है, बाढ़ को लेकर भी बड़ी सवाल ये कि आप बाढ़ को लेकर रिपोर्टिंग किस तरह की कर रहे हैं। आप अगर ये दे रहे हैं कि इसका घर डूब गया, इसका ये हो गया, तो ये तो हर साल की स्टोरी है भाई। ये हर साल बाढ़ आती है, असम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हर साल बाढ़ आती है। हर साल आता है, लोग डूब जाते हैं, घर घर डूब लोगों को तकलीफ होती है। इसमें आपको कुछ नया करना होगा, तब जो है टीआरपी के साथ इसका सामंजस्य बैठेगा। नया करने के लिए ये जरूरी है कि आपने क्या, जो लोग बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या उन्होंने ये रिपोर्टिंग करी कि जिस गांव में बाढ़ आई है उससे पहले, बाढ़ से पहले, क्योंकि हर साल बाढ़ को रोकने के लिए भी बहुत कुछ होता है और बाढ़ से बचने के लिए भी बहुत कुछ होता है। कितने प्रयास उस गांव तक पहुंचे हैं जो बाढ़ को से लोगों को सुरक्षित रखने के प्रयास थे, दरअसल वो कितने जमीन तक पहुंचे हैं, उसको लेकर के तो आपको नए तरीके से, आपको नए डायमेंशन के साथ, नई चीजों के साथ, और आपको ज्यादा डिटेल में जाकर के, ज्यादा गहराई में जाकर करना पड़ेगा। अगर आप रूटीन स्टोरी देंगे तो रूटीन स्टोरी उससे नहीं चलेगा। टीवी बंद कर दो, किसी सज्जन ने लिखा, टीवी बंद करने का इलाज नहीं है सर, लेकिन जरूर है कि आप सही चीज देखें। टीवी पर बहुत अच्छी चीजें भी आती हैं, सही चीजें भी आती हैं, तो आप उनको देखिए, चयन आप कीजिए। आपके सामने चयन करने की ताकत है, तो चुनाव, वो चयन आप कीजिए। आप अगर अपना वोट जो है नहीं देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वोट दीजिए, पर सही व्यक्ति को चुनकर दीजिए। जी, राजनंदिनी मेहता पूछ रही हैं आपसे। एक मिनट डॉक्टर योगी, अशोक जी से पूछ लीजिए कि 2-4 मिनट और समय है। समय है ना क्योंकि सर? क्वेश्चन जी, मैं क्वेश्चन 5-7 मिनट और 5-7 मिनट और मैं, हाँ, तो ऐसा करिए, ऐसा जी, करिए डॉक्टर योगी कि 3-4 क्वेश्चंस को एक साथ मिला करके एक हाँ जी। सवाल रखिए कि उसका रिस्पांस ले लीजिए। जितने लोग आए हैं पहले तो उनको बता दीजिए कि किसकी किसकी क्वेरीज आई हैं, उन सबको एक्नॉलेज कर लीजिए कि पीपल हैव रेज्ड क्वेरीज, और किसी 1-2 क्वेरीज पे रिस्पांस ले लीजिए, चीजों को ध्यान में रखते हुए। राजनंदिनी मेहता, राहुल मंडल, मुकुल, इन सब ने भी प्रश्न पूछे हैं। लगभग के जवाब आप बाकी प्रश्नों के उत्तर में दे चुके हैं, पर राजनंदिनी जी का ये प्रश्न है कि क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रेशर फील होता है? क्या आप अपना जर्नलिज्म में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपना एक्सरसाइज कर पाते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट को करना चाहिए, या गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर रहता है? देखिए राजनंदिनी जी, पहली बात यह है कि मैं ये कहूँ कि मेरे ऊपर प्रेशर रहता है, ऐसा तो कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता। लेकिन इसके साथ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये जोड़ दूं कि देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि आपने मुझसे ये सवाल इसलिए पूछा होगा क्योंकि मैं डीडी न्यूज में हूँ, दूरदर्शन में हूँ, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लगता होगा कि सरकार का प्रेशर, क्योंकि दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, सरकार के पैसों से काम करता है, तो वो प्रेशर इसलिए आपने पूछा होगा। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि प्रेशर हर जगह पर होता है, चाहे वो प्राइवेट मीडिया हो या दूरदर्शन हो। प्रेशर, अलग अलग तरह के प्रेशर होते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे सामने एक अलग तरह की चुनौतियां होती है, प्राइवेट में जो लोग काम करते हैं उनके सामने एक अलग चुनौती। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो, उसको लेकर के बहुत बार मुझे लगता है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाता। क्योंकि नहीं कर पाता इसलिए क्योंकि मुझे लगता है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो दूरदर्शन है, डीडी न्यूज है, वो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। हमारी एक सेट पैटर्न है और हमारे लिए एक गाइडलाइन है, हमें उसके तहत काम करना है। देखिए, बहुत सारी चीजें मैं चाहकर भी उस पर नहीं कह सकता। मान लीजिए सुशांत सिंह वाला केस है, अब पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिर्फ वो चीजें दिखा पा रहे हैं जो बड़ा ऑफिशियल चीजें हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, महाराष्ट्र सरकार कह रही है, या बाकी चीजें कह रही है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह के राजपूत के केस के बाद मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा है। और वो नेक्सस क्या है? वो नेक्सस में बड़े बड़े लोग शामिल हैं,
और आज मुझे लगता है कि गुलशन कुमार की तो हत्या हुई, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से, चाहे दिव्या भारती हो, जिया खान हो, ऐसे लोग जिनकी आत्महत्या या दुर्घटना के रूप में जिनकी मौत हुई, मुझे लगता है आज वक्त आ गया उन सबकी जांच करानी चाहिए। यहां तक कि मैं ये भी मानता हूं कि परवीन बॉबी जिस तरह से वो मानसिक रूप से बीमार हुई और अपने घर में वो मृत पाई गई, मुझे लगता है कि जांच तो वहां तक जा सकती है, क्योंकि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नेक्सस है आज, मुझे लगता है। लेकिन ये चीजें मैं डीडी पर, मैं अपनी खबरों में ये चीजें नहीं ला सकता, क्योंकि हमारी एक मर्यादा है, और ये मेरा अपना मत हो सकता है, लेकिन ये मत होने के बावजूद इसको लेकर कोई ऑथेंटिक चीजें नहीं है कि जो मैं इस पे, तो मैं ये बात, बहुत सारी बातें कह पाता हूँ, बहुत सारी नहीं कह पाता। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं डीडी में हूं, तो डीडी को लेकर के अपनी एक, हमारे साथ एक ये कि मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें मेरे ऊपर पर्सनली सरकार का कोई दबाव नहीं होता, मेरे ऊपर पर्सनली कोई दबाव नहीं होता। सिर्फ एक बार मैंने पर्सनली सरकार का दबाव झेला, और वो जब मैंने 2014 में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे, और उस वक्त जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उस वक्त मेरे ऊपर सरकार का दबाव था। सीधी सीधी आपको बात बता रहा हूँ उसको, और मेरी जो पुस्तक है वो उसी को लेकर के है। लेकिन उसके बाद ऐसी अभी तक कोई घटना आई नहीं, क्योंकि उसके बाद ऐसी कोई चीज मेरे ऊपर दबाव आया नहीं है उस तरह का। पर मेरे अधिकारियों पर या मेरे जो टॉप के लोग हैं उनके ऊपर क्या दबाव होता है मैं नहीं जानता। रही बात इस बात की, मैं ये बात मैं जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपने दबाव की बात करी, तो मैंने बताया कि मैं पर्सनली मैं ये मानता था, और मैं अब भी मानता हूं कि दूरदर्शन भले ही प्रसार भारती है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, लेकिन इसके बावजूद दूरदर्शन पर विपक्ष की आवाज होनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि विपक्ष को एक मंच मिलना चाहिए, और इसी चीज के लिए मैंने दो टूक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। मैंने ये कहा कि एक ऐसा ऑथेंटिक मंच हो जहां पर पक्ष विपक्ष अपनी बात रखें, और मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि उस कार्यक्रम को करते 5 साल हो गए। उसमें विपक्ष के नेता भी आते हैं, सत्ता पक्ष के नेता भी आते हैं, उसमें राजीव त्यागी जैसे लोग भी आए, और उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए, सरकार की तरफ से भी बीजेपी के भी नेता आए। लेकिन उस प्रोग्राम को लेकर के मैंने आज तक 5 साल में कोई दबाव नहीं झेला। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि ये बात आप हटा दीजिए, ये बात आपके कार्यक्रम में कैसे चली गई। विपक्ष के नेताओं ने जो आए, उन्होंने अमित शाह जी को लेकर के, जो कि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष है, उनको लेकर भी उन्होंने कुछ कहा, वो भी ऑन एयर गई। प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ कहा, वो भी ऑन एयर गई। तो ऐसा दबाव मैं कहता हूं कि कम से कम मेरे ऊपर नहीं आया। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे अधिकारियों पर दबाव नहीं होता होगा, मैं इस बात को कतई नहीं कहता हूं। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैंने आपको बताया। अब ये बात, ये दबाव दूसरी तरफ भी होता है। दूसरी तरफ कैसा दबाव होता है? दूसरी तरफ अलग तरह का दबाव होता है। वहां पर दबाव जो है प्राइवेट चैनल में क्या होता है, वहां मार्केटिंग का दबाव होता है। आपको सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के सवाल उठानी है, क्योंकि मार्केटिंग का दबाव है। वहां दूसरा दबाव आपके सामने इस तरह का दबाव है कि वहां पर आप अल्टीमेटली, ये जितने प्राइवेट चैनल है, किसी ना किसी लाला बनिया की दुकान है, मतलब बनिया इन द सेंस मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन बनिया मतलब व्यापारी की दुकानें हैं। तो क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि देखिए, जो चैनल जिन चैनल में 50% से ज्यादा जो है अंबानी जो है उनका पैसा लगाओ, क्या अगर अंबानी के खिलाफ कोई खबर होगी तो क्या वो चैनल दिखाएगा? आज अरुण पुरी जो है वो चैनल, अपना चैनल अरुण पुरी जो है आज तक चलाते हैं, लेकिन अरुण पुरी के जो बिजनेस वेंचर हैं, अगर उन बिजनेस वेंचर के बारे में कोई खबर होगी तो क्या वो आज तक चलाएगा? नहीं चलाएगा। सहारा टीवी है, सहारा टीवी जो है वो सुब्रत राय का टीवी है, तो क्या वो उस पर चलाएगा? नहीं चलाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, अगर कोई ऐसी खबर, अब एनडीटीवी का उदाहरण आपके सामने है। एनडीटीवी जो है, एनडीटीवी के ऊपर जब ईडी की जांच हुई और इनकम टैक्स की बात हुई, सारी चीजें हुई, तो जब उसके ऊपर रेड हुई, क्या एनडीटीवी ने उसको खबर को उसने दिखाया कि पत्रकारिता पर हमला हो गया? लेकिन एनडीटीवी ने ये तो नहीं बताया कि उसकी जो फाइनेंसिस है उसमें गड़बड़ निकली है। या एनडीटीवी में बरखा दत्त का जब केस आया था, कि बरखा दत्त की जब टेप आई थी और बरखा दत्त जो है फिक्स कर रही थी कि कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, जब ये सब चीजें कर रही थी, क्या बरखा दत्त की जो टेप है वो एनडीटीवी में चलाई गई? नहीं चलाई गई। तो हर चैनल जो है, हर चैनल जगह, हर मीडिया में ये सब चीजें होती हैं, और हर जगह आपकी, हाँ, राडियो टेप्स के बारे में जो आप कह, राडियो टेप्स को लेकर के एनडीटीवी ने तो नहीं वो करा। तो इस तरह की जो रेखाएं होती है, लक्ष्मण रेखाएं होती है, हर जगह होती हैं, चाहे आप प्राइवेट में हो या फिर सरकार के साथ हो। पर इसके बीच में रहकर आप कितनी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, ये बात है। पर जैसे मैंने आपको पर्सनली कहा, मेरा जो निजी अनुभव है, अब तक वो निजी 2000
2014 का जो अनुभव, उसको लेकर आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब शुक्रिया। आखिर में दो छोटे छोटे प्रश्न, बहुत सारे बच्चे और फैकल्टी मिलते जुलते प्रश्न है। जी डॉक्टर जी ये हर्षवर्धन दुबे जी हमारे फैकल्टी, अक्षिता सिंह स्टूडेंट, सिया भारती, प्रभात चौबे, अमन वर्मा, इन सब में दो बातें मैं और नीरज झा कुछ इस तरह की बातें पूछी हैं कि एक तो ये कि डीडी जो है वो विकासात्मक पत्रकारिता करता रहा है, पर अब किसी और वैमनस्य के कारण कुछ पिछड़ सा रहा है। और दूसरा कुछ ये पूछा गया है कि क्या ये सब जो हो रहा है डीडी भारती में, वो क्या 24 आवर्स न्यूज चैनल जो लगातार ब्रेकिंग देते रहते हैं उसकी वजह से डीडी में ये फर्क आ रहा है। ये इस तरह के प्रश्न इन लोग पूछे। और दूसरा ये पूछा कि कश्मीर के लोग इतने जो डेवलपमेंट हो रही है जो आपने बताई, उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये पूछा। देखिए, जहां तक कश्मीर का संबंध है, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरी जो सीरीज है, हमने जो प्रोग्राम किया, आप यूट्यूब पे जाइएगा, देखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तब और अब, उसमें कश्मीर के ही लोग कह रहे हैं। उड़ी में जब लोगों के लिए बंकर बन रहे थे, उड़ी में लोगों के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि उड़ी में सरकार लोगों को बंकर बना कर दे रही है, क्योंकि वहां पर जो है पीओके की तरफ से पाकिस्तान हमेशा वहां से गोलीबारी करता रहता है, तो उनकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है, तो उनके लिए पहली बार बंकर बन रहे हैं। अब वहां पर उड़ी में जो इस गांव का सरपंच था, उस सरपंच ने खुद कहा, कैमरे के ऊपर कहा कि जब 370 हटी है उसके बाद हमारे डेवलपमेंट के काम बहुत तेज हो गए हैं और हमारे लिए बंकर, तो वो भी तो कश्मीरी था जिसने मुझे ये कहा। इसके अलावा जब मैंने आपको ऋषनगरी पुल की बात करी, वहां जब मैं गया, लोगों ने कहा कि भाई हमारी जिंदगी सरकार ने बदल दी। जब मैं उस गांव में गया जहां पहली बार बिजली आई है, उसने कहा सरकार का लाख लाख शुक्रिया। जो लड़का ये कह रहा है कि मैं आज, मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं इंसान हूं क्योंकि मेरे गांव में सड़क पहुंची है, वो भी कश्मीरी था, तो उसने एक्सेप्ट किया ना कि उसके गांव में वो रही है। लेकिन अगर आप प्राइवेट न्यूज मीडिया, जो एजेंडाधारी मीडिया है, अगर आप उसकी ही बाइट सुनकर अपना मन बनाना चाहते हैं कि आपको लगता है वही कश्मीरी है, तो आप उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। तो उनके ट्रैप से बाहर निकलिए। जो दूसरी चीजें, जो दूसरे कश्मीरी हैं, जो श्रीनगर से बाहर भी हैं, जो हुर्रियत को नहीं मानने वाले हैं, पीडीपी या एनसी की सोच को रखने वाले नहीं हैं, आप उनसे बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे कश्मीरी जो है वो एक्सेप्ट करते दिखेंगे। जो नहीं मान रहे हैं वो आज नहीं मानेंगे, वक्त के साथ मानेंगे, मेरा ये कहना है डेवलपमेंट को लेकर के। और कुछ लोग तो ये कहते हैं हाँ जी बड़ा अच्छा काम हुआ, लेकिन हमारे डीसी ने बड़ा अच्छा काम किया। अरे बाबा, डीसी अपनी जेब से कर रहा है क्या? डीसी को ऊपर से पैसा मिल रहा है, दिल्ली से पैसा गया है, डीसी को राज्यपाल की तरफ से निर्देश हुआ कि ये काम करना है तो कर रहा है। अब देखिए कि यहाँ अब कश्मीर में कितनी बड़ी बात ये हो रही है कि कश्मीर में ये जो 5 लाख की जो बीमा योजना है, आरोग्य प्रधानमंत्री जो योजना है जिसमें सबको बीमा दिया गया है, अब वो कश्मीर में एक व्यक्ति जो है, गरीब व्यक्ति जो अपना इलाज नहीं करा सकता था, उसको मैंने एक ऐसे व्यक्ति की इंटरव्यू किया और उसकी स्टोरी करी जिसको 2 हार्ट अटैक पड़े थे। उसका 10 लाख जो उसने जिंदगी भर जो कमाई थी उसका हार्ट अटैक में निकल गया। तीसरी बार जब हार्ट अटैक पड़ा तो वो तब तक इस योजना के तहत आ चुका था, आयुष योजना के तहत, और उसके कारण जो है उसको 5 लाख रुपए का उसका इलाज फ्री हो गया। अब क्या वो दिल से, उसका परिवार मान रहे कि हम मेरी जान बच गई क्योंकि सरकार ने। और अब वहां पर ऐलान हुआ है, ये कहीं और ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ कश्मीर के लिए ऐलान हुआ है कि 5 लाख का बीमा हर कश्मीरी को, यानी वहां जो 130 करोड़ लोग हैं जम्मू कश्मीर के, हर नागरिक को वो मिलने जा रहा है, भले ही वो गरीब हो या अमीर हो। दिल्ली में तो अभी ये है कि गरीबों के लिए ही है, देश में हर जगह है कि गरीबों के लिए है, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को मिलने जा रहा है। इससे उसकी जिंदगी बदलेगी, लेकिन उसके दिमाग में जो जहर भर दिया गया है वो जहर निकलते निकलते अभी समय लगेगा। दूसरा जो आप जो दूरदर्शन के संबंध में पूछना चाहते हैं, देखिए मैं ये मानता हूं कि हमारी जो टीआरपी के मामले में या हमारी दर्शक संख्या के मामले में है, हम अभी निजी चैनलों से बहुत पीछे हैं और इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं बड़ा खुलकर कह रहा हूं कि हमने पिछले कुछ समय में, अगर मैं कहूं, इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले कुछ समय में, खास करके अगर मैं कहूं कि पिछले 3-4 साल में, अगर प्रोडक्शन के हिसाब से मैं कहूं और अगर बाकी ओवरऑल स्क्रीन जो हमारी जो दिखती है उसमें, उस हिसाब से हमने प्रोडक्शन वाइज बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। लेकिन हम अभी भी, चाहे प्रोडक्शन वाइज कहें या हम कंटेंट वाइज कहें, हमें अभी भी बहुत बेहतर करने की जरूरत है। हमें अभी भी ये करने की, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर का मतलब है कि हम पब्लिक के जो
मुद्दे हैं, पब्लिक से जन सरोकार जो जुड़ी चीजें वो हम दिखाएं। तो उस दिशा में अभी हमें बहुत सुधार करने की जरूरत है, हमें बहुत प्रोफेशनली अच्छा करने की जरूरत है। हमारे यहाँ कई दिक्कतें ये हैं क्योंकि इतने समय तक ये सरकारी हो रहा, तो हमारे यहाँ बहुत सारे सरकारी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल परमानेंट एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे आप जानते हैं परमानेंट एम्प्लॉय जो हो जाते हैं, बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते, वो नई चीज सीखना नहीं चाहते, किसी की रिटायरमेंट किए जाए तो वो अपने रिटायरमेंट पे उसका ध्यान है, किसी को लगता है कि भाई आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर दोगे, तो इस तरह की मानसिकता के लोग हमारे यहाँ हैं। तो वो सारी चीजें हैं जिसके जो बर्डन जो है, जो बैगेज है दूरदर्शन के साथ, वो बैगेज है। अभी भी यहाँ पर करप्शन होता था। अब यहाँ पर जो एक सीरियल अगर पास होता था किसी का, तो उस सीरियल के अगर सरकार उसको 5 लाख देती थी, 5 लाख में से उसको उस तक 3 लाख रुपए पहुंचता था, 2 लाख यहाँ पर अधिकारियों और चपरासियों कर्मचारियों की जेबों में उसको करप्शन के लिए देना पड़ता था। तो जब 3 लाख का 5 लाख के प्रोजेक्ट में 3 लाख का काम करेगा तो वो कैसे क्वालिटी मेंटेन करेगा? तो इस तरह का करप्शन यहाँ पर था। ये सारी चीजें थी जिसमें दूरदर्शन को बिल्कुल धकेल दिया, पीछे कर दिया, और इसको लेकर के अभी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मुझे लगता है, मैं उम्मीद कर सकता हूं, पर मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं जो भी है कि जो है इस दिशा में सब लोग सोचें कि कैसे दूरदर्शन को एक बार फिर से बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत संभावनाएं हैं, बहुत चीजें हमारे पास जो हैं वो दूसरों के पास नहीं है। जो हमारी ताकत है, दूरदर्शन की ताकत है, वो किसी की ताकत नहीं है, लेकिन हमें इस ताकत का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें प्रोफेशनली अच्छा काम करना पड़ेगा, हमें जो है सिफारिश और इन सब चीजों से उठ करके करप्शन, सिफारिश और अधिकारियों की सोच, इन सबसे बाहर आके प्रोफेशनली अच्छा काम करना पड़ेगा। तब शायद हम दूरदर्शन को और बेहतर बना पाएंगे, और मैं दिल से चाहता हूं कि ऐसा हो। मेरे हिसाब से मैं अपनी ओर से जो कुछ कर सकता हूँ वो हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी ये कोशिश करते हैं, लेकिन सबके साथ कुछ चीजें हैं, वो चीजें बेहतर हो जाएंगी तो मुझे लगता है ये बदलाव आएगा। शुक्रिया। धन्यवाद सर। प्रभात चौबे ने भी कुछ इस तरह का एक प्रश्न पूछा था, उसको आशा करती हूँ जवाब मिल गया होगा। अब मैं प्रोफेसर दुबे से अनुरोध करूंगी कि वह कुछ शब्द कहें और धन्यवाद दें अशोक जी को। प्रोफेसर दुबे। या अशोक जी, मैं चाहता था कि हर बच्चा जो है आपसे सवाल पूछे, लेकिन सवालों की फहरिस्त लंबी होती चली गई, इतनी लंबी हो गई कि मुझे ये कहना पड़ा कि भाई उनको अगर ये मौका दिया जाएगा तो कुछ लोग फिर भी रह जाएंगे, तो शायद वो आपसे रूबरू नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कट शार्ट करने का इशारा किया कि भाई पढ़ दिया जाएगा सवाल, क्योंकि हर बच्चा चाहता था आपसे वो फेस टू फेस हो एक बार। लेकिन ये मौका आप उनको देंगे, आप, मेरा ख्याल है आप उनको ऐसा जरूर, मैं जब मौका लगेगा तो दोबारा फिर आऊंगा और जरूर बात जी करूंगा जी। और दूसरा 2-3 चीजें हैं जो मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा। एक बड़े डिफेंसिव सब्जेक्ट एरिया पर आपने इतना खुल के, इतना मुखरित तरीके से बात की। डेवलपमेंट जर्नलिज्म का नाम आते ही लोगों को लगता है कि जर्नलिज्म में कोई एक दूसरी विधा है जो शायद हमारी नहीं है, औरों की होगी, और इस पर आपने एक इतना बेहतरीन तरीके से, इतना सरल तरीके से, बड़े उन्मुक्त भाव से इसको रखा, और शायद हमारा प्रयास सफल हुआ इस मामले में कि हम चाहते थे कि ये एक डिफेंसिव सब्जेक्ट को एक बहुत आशा की तरह से, विश्वास की तरफ से ये प्रेजेंट हो बच्चों में, और वो हुआ है। और बच्चों के रिस्पांस भी मुझे दिख रहे हैं कि बच्चों ने कुछ ह्यूमन राइट्स के इशू जरूर उठाए हैं, लेकिन उन्होंने भी उसको राइडर के साथ ही उठाया है। तो बच्चों में ये एक चीज समझ में आ रही है बच्चों को कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और इसका इम्पोर्टेंस बढ़ते जाए तो आप जैसे लोग इसको बढ़ा रहे हैं, एक बड़ी अच्छी खबर है। दूसरा, एक शायद बच्चों के लिए मैं भी थोड़ा सा एक लाइन ऐड कर दूं कि बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कश्मीर का। वह जो इनपुट है जिसको बार बार उठाया जाता है, पत्थर का और समस्याओं का, कितने लोग जानते हैं कि चाइना में कितने लोग कोरोना से मर गए? बिल्कुल पता है किसी को? शायद ही नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, और दुनिया में कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे कि भाई आपके वहां क्या हो रहा है। लेकिन वही उन्हीं के लोग, उन्हीं के द्वारा चलाए गए लोग आपके वहां रोज सवाल पूछते हैं, तो आप ही के अस्त्र से मारने की व्यवस्था उन लोगों ने आपके लिए कर रखी है। ऐसे में सरवाइव करना है तो आशावादीता से ज्यादा अच्छा चलेगा। बहुत इंफॉर्मेशन फ्लो का मसला तो जो है हम अपने विश्वास में कायम है, और आप जैसे लोग ये काम कर रहे हैं, आपने अपना समय निकाला और इतना बच्चों को एक नए फ्रेम में रखा,
बच्चों में एक थोड़ा सा असर्शन बढ़ेगा। ये मैं चाहता हूं कि ऐसे में से दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इसीलिए हुआ है कि ये कुछ बच्चे इसमें ऐसा करें कि जो फ्रंट लाइन पे आकर के राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहने की हिम्मत रखें। तो बिल्कुल जब तक बिल्कुल। राइट है तब तक उसके लिए स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। जो राइट है राइट है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। और ये बहुत हिम्मत के काम है जो आप लोग करते हैं। और खास तौर से अभी तो आपने तो जो किया है, मैं बार बार देख रहा हूँ कि कश्मीर का आपका दौरा बड़ा कंटिन्यूअस रहा है, बार बार करते आए हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे बच्चों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दुश्मनी के माहौल में नहीं जी रहे हैं, आप एक फॉर्मेटिव माहौल में जी रहे हैं। और ये मैसेज आपसे हमें मिला है, हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा मकसद पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 ही शुक्रिया सर। बेहतरीन था। हम बहुत प्रसन्न हैं। डॉक्टर योगी ने बहुत प्रयास करके ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है, स्टूडेंट्स वगैरह को मैनेज किया है। और मेरी क्लास थी 11:30 बजे तक की क्लास थी, तो मैंने उसको 11 बजे कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि तभी खत्म हो जाएगी। तो जी चाहते थे हम कि ऐसा एक मुलाकात हो। दूसरा, डॉक्टर योगी आपसे कांटेक्ट करेंगी 3-4 कम्युनिकेशन के लिए, जो बात करनी है कि किसका जी किसका हमको जरूर। कांटेक्ट चाहिए, तो वो जी इंडिविजुअली आपसे बात कर लेंगी। ठीक है। जरूर। थैंक यू वेरी मच। बहुत सभी बहुत का शुक्रिया सर। धन्यवाद, आप सबको, पूरी फैकल्टी, पूरे स्टूडेंट्स, डॉक्टर योगी, सभी का धन्यवाद। बहुत ही थैंक अच्छा यू। इंटरेक्शन रहा। इतना बेहतरीन इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है, हाँ, शायद ऐसे ही लोग मैनेज कर पाते हैं। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत 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 थैंक यू सर। धन्यवाद अशोक जी, बहुत धन्यवाद बढ़िया, धन्यवाद बहुत मैम। बढ़िया। थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स। हमारे 67 थैंक यू सर। थैंक यू मैम। 67 लोग एक टाइम पे हो गए थे, धीरे धीरे चले गए, और गुड। थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। थैंक यू वन मैम। डे नोटिस, वन डे थैंक यू नोटिस पे सर। आने के लिए Thank कल you, ही ma'am. दोपहर को दिया था। थैंक यू थैंक यू। Thank you, थैंक ma'am. यू मैम। थैंक यू थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Bye.